टू करें। गुड आफ्टरनून ऑनलाइन स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। तो हम लोग इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए आज से सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। रिजल्ट जो है अलग अलग जगहों से अलग अलग बातें पता चल रही हैं। अब यही सबसे बड़ी समस्या है कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एक डेट नहीं दे पाती है। ठीक है, उनकी ओर से कोई डेट आ जाता तो थोड़ा सा हम लोग के लिए भी अच्छा होता। बट जो बताया जा रहा है कि आज या कल, इन दो दिन डेटों में से या 7 या 8 जो भी हो, इधर मतलब कभी भी रिजल्ट आ जाएगा। अब रिजल्ट आ जाएगा तो हमें कितना समय मिलेगा? हम मानते हैं कि 8 तारीख को भी रिजल्ट आ जाता है, थोड़ी देर सोचते हैं तो 20 दिन तो आपको मिनिमम देंगे। तो 20 8 28 हो गया, तो इसका मतलब 1 जनवरी के आसपास हम लोग पहुंच गए। तो मान के चलिए फिर 1 जनवरी को तो स्टार्ट नहीं करेंगे, 2 4 दिन और का समय वो जरूर लेंगे। तो मान के चलिए मेरी जो समझ है उसके अनुसार जो आपका इंटरव्यू का डेट स्टार्ट होगा, यदि 5 6 तक आ जाता है तो मान के चलिए फिर 25 दिसंबर के आसपास होगा। और ये यदि नहीं हुआ, जिसका चांस मुझे बहुत नहीं लग रहा है कि 25 दिसंबर के आसपास ये डेट स्टार्ट हो पाएगा, जहां तक मुझे लग रहा है कि ये जो अब आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा वो नए साल में ही 5 जनवरी के आसपास जो डेट है वो लगता है कि वहां से इंटरव्यू स्टार्ट हो सकता है। और काफी बड़ा नंबर है, करीब करीब 6000 बच्चे आपके अपियर होंगे इंटरव्यू में, क्योंकि 2000 के आसपास आपकी वैकेंसी है। 2.5 से 3 गुना होता है, 2.5 गुना भी है तो करीब करीब 5000, और 3 गुना है तो 6000। इसका मतलब 5000 से लेकर 6000 के बीच में कोई एक नंबर हो सकता है। अब इतने बच्चों का इंटरव्यू लेना भी आसान नहीं है, तो इसका मतलब इंटरव्यू भी आपके करीब करीब 2 मंथ के आसपास तो इंटरव्यू भी चलेंगे। अब प्रॉब्लम उन बच्चों की है जिनका इंटरव्यू पहले हो सकता है, जिनका रोल नंबर शुरू में है। ठीक है, जनरली तो यही देखा गया है कि वो रोल नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं। बहुत कम ही बार देखा गया है, यूपीएससी में एक ही बार आज तक ऐसा हुआ कि पीछे से इंटरव्यू हुआ है, मतलब पीछे से रोल नंबर चले। मैक्सिमम टाइम वो पहले जिनका रोल नंबर होता है उन्हीं को इंटरव्यू में बुलाते हैं। तो जो अभी तक की समझ है उससे तो यही लग रहा है कि इंटरव्यू 5 जनवरी के आसपास होगा। तो इसका मतलब है करीब करीब हमारे पास जो दिन बचेंगे वो 20 से 25 डेज हमारे पास बचेगा इस प्रिपरेशन के लिए। अब इस प्रिपरेशन के लिए बचना है, इतना डे बचा है, तो क्या ये एनफ है? देखिए, एनफ तो कभी किसी चीज़ों के लिए नहीं होता है, लेकिन ये बात जरूर है कि यदि हम लोग मन से और प्लान करके ऑर्गेनाइज्ड वे में चलेंगे तो मेरे को लगता है 15 दिन भी बहुत होगा हम लोग के लिए। 15 दिन, लेकिन 15 दिन में हम लोग को स्मार्ट रूप से काम करना है। कैसे कैसे, किन किन चीज़ों पे काम करेंगे, वो मैं एक एक करके सारी बातों को बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो हमको किन बातों पे फोकस करना होगा। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग इंटरव्यू की बात कहते हैं तो कहते हैं कि ये इंटरव्यू है, लेकिन ओवरऑल देखें तो ये जब आप इसके डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा? ये कहता है क्या है, तो ये पर्सनालिटी का टेस्ट है और नॉलेज की टेस्टिंग। बहुत लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि नहीं नहीं, हमको तो नॉलेज जांचेगा, लेकिन नॉलेज की जांच तो ऑलरेडी आपकी पीटी और मेंस में हो चुकी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि नॉलेज एकदम नहीं जांचेगा, तो फिर जांचेगा कैसे? कैसे पता चलेगा आपकी पर्सनालिटी क्या है? तो मेरे अनुसार जो इंटरव्यू है, जो लोगों को जिससे बहुत डर लगता है, मुझे लगता है इंटरव्यू सिंपल एक कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन, बातचीत करने का। तो नॉर्मल क्या है, जैसे हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं वैसा ही एक इंटरव्यू है। आप जाते हैं, बस दिक्कत यही है कि वहां पे जो इंटरव्यू होगा वो फॉर्मल होगा और जो हम बातचीत करते हैं वो इनफॉर्मल करते हैं। और आपको डर इसलिए लगता है क्योंकि आपको लगता है कि मेरा सारा भविष्य इसी इंटरव्यू के मार्क्स पे केंद्रित है। लेकिन देखिएगा लॉजिकली, तो 900 मार्क्स तो आप ऑलरेडी कर चुके। अब आपके हाथ में कितना मार्क्स है? 120 मार्क्स है।
तो 120 ही मेरा सब चीज डिसाइड करेगी, डेफिनेटली डिसाइड करेगी। ये आपको बहुत सारे जो लोग लिस्ट से बाहर होंगे, जो रैंक में नहीं आ पा रहे हैं, यदि बहुत अच्छा मार्क्स है, मार्क्स यदि 80 85 90 के आसपास जा रहा है, तो जो पहले आप रैंक के बाहर थे वो आपको ले आएगा। जो एवरेज इंटरव्यू में मार्क्स हम क्या देखते हैं, एवरेज इंटरव्यू में मार्क्स हम लोग को दिखेगा 65 से 70 मार्क्स। 120 का है तो हम 60 ऐसे भी हो गया, तो हम मानते हैं एवरेज मार्क्स जो है 65 से 70 मार्क्स है। अब इसके ऊपर आप कितना जा सकते हैं, तो जो मेरी स्टूडेंट को अभी तक हाईएस्ट आ चुका है वो 94 आया है। तो इसका मतलब मैं 94 भी नहीं सोचता हूं, मैं 90 सोचता हूं, तो मुझे लगता है यहां से यहां जाने में भी 20 मार्क्स का अभी भी स्कोप है। और 20 मार्क्स बहुत बड़ा नंबर है। 20 मार्क्स में यदि ये 2000 सीट है तो मान के चलिए 200 से 300 रैंक क्या कर जाएगा, फर्क पड़ जाएगा, उससे ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। तो जो पहले आपको कुछ नीचे वाला रैंक मिल रहा था वो ऊपर मिल जाएगा, और 20 मार्क्स जो लिस्ट से बाहर थे वो लिस्ट के अंदर डाल देगा। और मेरा मानना है कि इंटरव्यू दुनिया का सबसे आसान प्रोसेस भी है और सबसे डिफिकल्ट प्रोसेस भी है। आसान में क्यों कह रहा हूं, पहली बात, जितने भी इंटरव्यूअर हैं लोगों को ऐसा लगता है कि इंटरव्यूअर खराब आदमी होते हैं, लेकिन मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं, मैंने यूपीएससी में 3 इंटरव्यू दिए, बीपीएससी में 1 ही इंटरव्यू दिया, और इन सारे एक्सपीरियंस मेरा यही कहती है इंटरव्यूअर मेरे साथ बहुत अच्छा था। और जितने भी जेन्युइन कैंडिडेट से मैंने बात की है सबके साथ इंटरव्यूअर बहुत अच्छा होते हैं, रेस्पेक्टफुल होते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि मेरे साथ इंटरव्यूअर अच्छा नहीं था, तो अच्छा क्यों नहीं था, पहले इस बात को हम लोग समझे। हम अच्छा इसलिए नहीं था वो मेरे साथ, वो अच्छा इसलिए नहीं था क्योंकि आप अपने आप को क्या दिखाना चाहते हैं, आप कौन हैं, आप बॉन्ड हैं, आप कौन हैं, आप सुपर मैन हैं, आप कौन हैं, आप फालतू बातें करने लगते हैं, आप कौन क्या करने लगते हैं, आप बहुत सारी चीजें क्लेम करने लगते हैं। और जब आप बहुत सारी चीजें क्लेम करने लगते हैं तो उन्हीं में से वो एक हल्का सा सवाल पूछता है, और जब आपको नहीं आता है तो फिर वो आपके साथ बदमाशी स्टार्ट कर देता है, क्योंकि आप क्लेम का क्या कर दिए हैं, पूरा एक लाइन लगा दिए हैं। आप एग्जामिनर को बता रहे हैं कि आप बॉन्ड हैं और एक बेसिक सवाल नहीं बता पाए, तो आप पे हंसेगा ही ना, वो आपके मजे लेना स्टार्ट कर देगा। लेकिन आप यदि एक नॉर्मल इंसान हैं, आप स्टूडेंट की तरह बिहेव कीजिएगा, तो मैं कसम खा के कह रहा हूं वो एकदम नॉर्मल शिक्षक की तरह आपसे बिहेव करेंगे, एकदम नॉर्मल गार्जियन की तरह बिहेव करेंगे। जब आप इंटरव्यू रूम में जाएंगे तो आपको पहला ऐसा नहीं कि एकदम डिफिकल्ट सवाल पूछ देंगे। मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इंटरव्यूअर आपको बहुत ही पहले, हर इंटरव्यूअर का यही काम होता है, मैं भी जब आपका मॉक लूंगा तो मैं पहले आपको शांत करूंगा। जनरली वो कैसे क्वेश्चंस पूछे, तो पहले आज की डिस्कशन में हम लोग पहले इंटरव्यूअर के बारे में समझ लेते हैं। इंटरव्यूअर कौन है, इंटरव्यूअर इंटरव्यूअर कौन है, ये यदि हमको ज्ञान हो जाएगा तो हमारा 90% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। इंटरव्यूअर कौन है, तो इंटरव्यूअर देखिएगा तो आपको पहले कितने इंटरव्यूअर हैं, 5। आप जब रूम में जाएंगे तो रूम बहुत बड़ा मिलेगा। मेरे को जितनी बार इंटरव्यू देने गया रूम बहुत बड़ा मिला, और आपके बीच में और जो इंटरव्यूअर के बीच में गैप बहुत होगा, कम से कम हमको लगता है 4 फीट से 5 फीट के आसपास। तो इसका मतलब है यदि इंटरव्यूअर यहां बैठा है तो आपका सीट करीब करीब 3rd बेंच से 4th बेंच के आसपास या 3rd बेंच के आसपास होगा, इतने का गैप हो सकता है। तो देख के घबराइएगा नहीं। और यहीं पे सबसे पहला बच्चा गलती करता है कि इंटरव्यूअर यदि यहां बैठा है और बच्चे की सीट यहां है, तो बच्चा सबसे पहले गलती क्या कर सकता है, वो उसको लगता है कि
गलती से चेयर यहां रख दिया है, तो बच्चा चेयर उठा के यहां रख देता है। ये गलती कभी नहीं करना। वो जानबूझ के चेयर वहीं रखा गया है और आपको उसके सिस्टम से फेरबदल नहीं करना है। बहुत इसका मतलब है वो जैसे ही आपने वो चेयर उठाया ना, समझ ली कहानी आपकी वहीं खत्म हो गई। इसका मतलब है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो वेल एस्टैब्लिश सिस्टम है उसको उसको फॉलो करना नहीं जानते। आप अपने मन के मालिक हैं। आपने ये क्या चेयर उठाने से पहले हमसे पूछा? आप तो फॉर्मल सेटअप में। तो इसीलिए पहला कि ये चेयर कभी भी, जो मैं यहां भी देखता हूं, मैं मॉक लूंगा आपको वीडियो भी, लेकिन वो बच्चे का वीडियो रिलीज करूंगा तो थोड़ा वो उसके लिए सही नहीं होगा। बच्चा क्या करता है, मैं एकदम दीवार में चेयर को सटा देता हूं, वो क्या करता है, उठाएगा चेयर यहां ले आएगा, नहीं, कभी नहीं। दूसरा, चेयर पे बैठते वक्त बहुत लोग आवाज करते हैं, ऐसा लगता है डांस कर रहे हैं, या उसी में बैठ के उसको देखते हैं कि कहीं टूटेगा तो नहीं। ऐसा वो नहीं टूटेगा भाई, ट्रस्ट मी। तो चेयर पे बैठ के इस पे जोर जबरदस्ती हमको नहीं करना है। आपको पहले पे ही चेयर पे बैठ के, दूसरा चेयर को लेकर मैं एकदम जीरो से चल रहा। चेयर पे कुछ लोग क्या करेंगे कि कुछ कि मैं चेयर यहां मंगवाता ही हूं, बाहर है क्या कोई, एक बार बाहर से बुलाइएगा प्लीज। हम लोग आराम से करेंगे, कोई जल्दी तो नहीं है आप लोग को, ठीक है? तो हम कोई भी काम आराम से करते हैं, आराम से करेंगे तो हमको बात समझ में आएगी, तो कम समय में अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन ज्यादा अच्छे से कर लेंगे, ठीक है? हर कोई देखिए ना कह रहा है हमारे पास समय नहीं है। अरे तो समय भी नहीं है, तुम कुछ कर भी नहीं रहे हो, तो फिर समय गया कहाँ? तो इसीलिए आराम से करते हैं, एक एक चीज को सीखते हैं, और जो हम बात कह रहे हैं उसी को एकदम कान खोल कर यहाँ सीख। जितेंद्र जी से बोलिए जो इंटरव्यू के लिए हम लोग चेयर यूज करते हैं, वो एक चेयर यहाँ लेके आइए आप, ठीक है? तो बहुत लोग चेयर पे क्या करते हैं, ये जो चेयर का आगे वाला पोर्शन है उस पे बस बैठ जाते हैं। ऐसा लगता है कि कहीं से चोरी करके आए हैं और कुछ होगा बस भाग जाएंगे। हम इसलिए बोल रहे हैं, आपका देखिए इस कमरे में जैसे ही आपने घुसे, आपका मीटर चालू हो गया, मीटर नंबर का। आपको लगेगा भी तो हम बैठेंगे बातचीत चालू होगा तब मेरा इंटर, ना 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 ना, आपने, आ जाइए प्लीज, आपने रूम में घुसे और कैसे घुसे वहीं से आपका मीटर चालू है। कुछ बच्चा मैं देखता हूं जब वो इंटरव्यू रूम में घुसेगा तो एकदम ठक 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 ऐसा लगेगा तोड़ देगा पूरा शीशा ही, ठीक है? जबकि नॉक, नॉक का मतलब क्या है, कहीं भी नॉक का मतलब क्या है, आप इतना करेंगे, 2 बार नॉक करेंगे, सामने सामने वाला तो बैठा ही आपके लिए। बहुत बार ये भी होगा, ये भी होगा, मैं पहले ही आपको बता दूं, मैं पहली बार यूपीएससी का इंटरव्यू दे गया, तो पहले आपको, अच्छा मैं यहाँ पे थोड़ा और बताना चाहूंगा, प्रतियोगिता दर्पण आप सब पढ़ते होंगे। तो जो प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं, जो प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं, और उसमें देखिएगा एक इंटरव्यू का एपिसोड आता है जिसमें लिखा होगा कि यूपीएससी का हम इंटरव्यू देने ले आइए यहाँ, इसको हटा दीजिए। जो हम यूपीएससी का इंटरव्यू देने जाते हैं तो प्रतियोगिता दर्पण लोग बचपन से पढ़ते हैं, माँ बाप भी लाके देते हैं कि अबे इस टाइप के चीजों को पढ़ो, देखो इसमें इंटरव्यू का। तो अभी रहने दो यहीं पे, ठीक है? तो आप यहीं बैठिए, आप यहीं बैठिए। तो हमने देखा क्या कि प्रतियोगिता दर्पण में इंटरव्यू का एक एपिसोड होता है जिसमें लिखेगा कि एक लड़का है, वो इंटरव्यू के पहले क्या किया, फिर गेट पे गया, फिर अंदर गया, अंदर गया तो देखा कि सारे लोग बैठे हैं। अब देख उसमें बताता है क्या प्रतियोगिता दर्पण में कि बच्चा आपस में टॉपिक पे डिस्कशन कर रहा है। हम भी यही पढ़ के गए थे, जब यूपीएससी के इंटरव्यू में पहुंचे तो हमको लगा कि कोई बातचीत करेगा, वैसा ही डिस्कशन होगा, लेकिन भाई साहब वहां स्ट्रेस लेवल इतना हाई होता है, कोई किसी से बात नहीं करता है, कोई किसी से डिस्कशन नहीं करता है। बीपीएससी में भी ऐसा ही।
तो वो जो प्रतियोगिता दर्पण वाला एक दिमाग में इमेज है उसको हटा लीजिए कि हम वहां जाएंगे, किसी से कुछ पूछेंगे, कोई बात, वहां जाके तो आप और घबरा जाइएगा। कोई चल रहा होगा, कोई बार बार पानी पी रहा होगा, कोई नाखून काट रहा होगा, कोई ऐसे बैठा होगा, परेशान। लेकिन बीपीएससी में एक खास बात है, बीपीएससी के जब ऑफिस में पहुंचा और लोगों को जब मैंने देखा तो मेरा कॉन्फिडेंस 100% और ऊपर चला गया। बोला इन्हीं लोगों से इंटरव्यू है, समझ में? हाँ, इनको तो मैं पछाड़ ही दूंगा, समझ में? तो आप भी जब इंटरव्यू में जाइएगा, मतलब वहां जब हॉल में, तो बहुत लोगों को देखकर ही आपको क्या आना चाहिए? कॉन्फिडेंस। इनको तो मैं पछाड़ ही दूंगा। इंटरव्यू इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। तो इसीलिए प्रतियोगिता दर्पण वाला दिमाग में लेके नहीं चलना है। क्लियर है? दूसरा, जब आप इंटरव्यू रूम में पहुंचते हैं तो मैं बताया जैसे मॉक भी लेते हैं हम लोग, तो क्या करता है, मॉक में घुसते हैं, इंटरव्यू रूम में घुसते हैं। तो मैं यहां एक बात कहने की कोशिश कर रहा था कि यूपीएससी और बीपीएससी दोनों में हमको तो पहले से ही हम लोग को बताया गया था कि नॉक करना, लेकिन वहां जब मैं गया तो दरवाजा खोलने के लिए भी एक आदमी था। तो अब जबरदस्ती कहिएगा नहीं हम नॉक करेंगे ही नहीं। तो मैं ये इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चा कभी कभी इतना भोला होता है कि वो एकदम जो टीचर बोला है उसकी बात को एकदम 100% फॉलो करता है। तो मान ले वहां पे कोई गेट, जबकि बीपीएससी में जब मैं गया तो वहां गेट खोलने के लिए कोई नहीं था, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा कि हमारे यहाँ पे गेट खोलने के लिए थे। लेकिन मैं जिस पैनल में गया उसमें इंटरव्यू शायद उस समय कहीं और चला गया होगा, वॉशरूम चला गया होगा, मुझे नहीं पता। तो यदि इंटरव्यू मतलब कोई गेट खोलने वाला है तो आप नॉक मत कीजिएगा, और यदि इंटरव्यू कोई नहीं है तो आप प्लीज नॉक कीजिएगा। तो पहला लर्निंग है हम सब के लिए, क्या करना? नॉक। नॉक कितनी बार? धर 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 धर। बिहार में बड़ा कॉमन आदत है, आपके घर में मम्मी पापा भी होंगे और आपने दरवाजा बंद किया है तो ऐसा लगेगा कि दरवाजा तोड़ देंगे, ठीक है? तो मैक्सिमम 2 टाइम्स नॉक करिए, ठीक है? दूसरा, यदि वहां पे व्यक्ति है और आपको गेट खोलेगा तो आप पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि जो आपका चेयर है और जो इंटरव्यूअर है, जो मैंने यहां बताया, यहां पे बोर्ड होंगे, 5 मेंबर पैनल होंगे और आप यहां होंगे। आपके बीच में 4 से 5 फीट की क्या होगी? दूरी होगी। 4 से 5 फीट की दूरी होगी। तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। रूम बड़ा होगा, जब वो गेट खोलेगा तो आपको अचानक लगेगा कि मेरे को अंधेरा छा गया, आप घबराए हुए भी होंगे। तो पहली बात, घबराना नहीं है, आपसे वो नॉर्मल बात, देखिए ना आप कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं कि आपसे बात करने के लिए कमीशन ने 5 आदमी को बुला के रखा हुआ है। आप महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं तभी तो। अभी आप बोलिए हमको ऐसे 5 आदमी मिलाओ, मिलाएगा क्या कोई? नहीं। तो इसीलिए लोग कहते हैं हम महत्वपूर्ण नहीं, नहीं नहीं, आप ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए घबराना नहीं, खाली क्या रहना है इस पूरे इंटरव्यू में, इंटरव्यूअर के सामने हमको क्या रहना है? तो बस एक नॉर्मल मनुष्य की तरह, एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह हमको करना। हमको यही भाव इंटरव्यूअर को देना है कि सर हम एक अच्छे लड़के हैं, हम एक कॉन्फिडेंट लड़के हैं सर, हम हमेशा रिस्पेक्टफुल रहेंगे, कुछ गलती भी हो जाए तो गलती सही माफ कीजिए और हमको कुछ रैंक दिलाइए। हम इंटरव्यूअर से झगड़ने नहीं गए। क्लियर है इस बात पे? तो पहला स्टेज में कि इंटरव्यूअर कौन है, पहले इसको समझ लेते हैं। इंटरव्यूअर 5 इंटरव्यूअर होंगे और 5 इंटरव्यूअर में आपको 3 इंटरव्यूअर फॉर्मर सिविल सर्वेंट होंगे, 3। इसमें एक इंटरव्यूअर साइकोलॉजिस्ट ही होंगे और एक इंटरव्यूअर
आपका सब्जेक्ट एक्सपर्ट। ऑप्शनल जब सब्जेक्ट होता था तो एक ऑप्शनल जनरली रखते थे, बट अब तो हट गया है, हट नहीं गया है मतलब कि क्वालिफाइंग हो गया, फिर भी एक सब्जेक्ट वो एक्सपर्ट रखते हैं। तो पांचों लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। दूसरा होता है कि इंटरव्यू कितने देर का होगा। मैं आपको बता दूं, जो इंटरव्यूअर है, आपका इंटरव्यू 12 मिनट से लेकर 15 मिनट तक इंटरव्यू जाएगा जनरली। कुछ बच्चे आके आपको कहेंगे कि नहीं नहीं मेरा इंटरव्यू तो 1-1.5 घंटा गया था। झूठा, महा झूठा। अब सोचिए ना, हर का तो टाइम फिक्स्ड है ना, और आप कितने बड़े आदमी, आप में कितना कंटेंट है कि वो 1 घंटा में वो पूछ ही रहा है। कह रहे हैं आप भी मेरा इंटरव्यू लीजिएगा तो 15-20 मिनट में पता चल जाएगा इस आदमी में क्या है क्या नहीं। कभी भी इंटरव्यू आपका 12 मिनट से 15 मिनट से ज्यादा नहीं जाएगा। एक आपका 2000 बच्चों का इंटरव्यू लेना है, ठीक है, तो इसीलिए 12, और मैं बता रहा हूं एक बच्चे को जानने के लिए इससे ज्यादा समय चाहिए। लेकिन होता क्या है इंटरव्यू रूम में कि प्रेशर इतना हाई होता है ना कि एक एक मिनट एक एक घंटा लगता है। इसीलिए 15 मिनट का समय उसको लगता है कि मेरा तो इंटरव्यू, एक घड़ी हुई होती नहीं है कुछ भी, ठीक है, तो बाहर आके लंबा लंबा डींग देगा। मेरा इंटरव्यू जानते हो आधा घंटा। चाल अब मुंह का है बोल दो, कोई डॉक्यूमेंट तो है नहीं उसकी। तो प्लीज आप इस दिमाग में बैठाइए 12 मिनट से 15 मिनट से ज्यादा आपका इंटरव्यू नहीं होगा। चाहे आप कितना भी खराब परफॉर्म करें, चाहे आप कितना भी अच्छा परफॉर्म करें। क्लियर है? फिर अब ये इंटरव्यूअर हमको क्या परेशान करने आया है? नहीं, ये इंटरव्यूअर हमको परेशान करने नहीं आया है। ये इंटरव्यूअर बहुत रेस्पेक्टफुल है। मैं बता दूं कि हम भी जब मॉक लेते हैं तो जितने भी पैनल पे लोग होते हैं उन सबको ब्रीफ करते हैं। वहां भी क्या होती है, प्रॉपर ब्रीफिंग होती है। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं, मेरे अच्छे मित्र हैं, बहुत सीनियर हैं लेकिन अच्छे मित्र हैं, जो इंटरव्यू पैनल पे रह चुके हैं। झारखंड के डीजीपी साहब हैं नीरज सिन्हा, फॉर्मर डीजीपी, वो भी पैनल पे रह चुके हैं। उनके साथ भी हमने काफी बार बैठा और समझने की कोशिश की कि पैनल क्या करती है। तो उन्होंने भी बताया यही कि वहां एक ब्रीफिंग होती है कि आपको बच्चे को प्यार से इंटरव्यू लेना है। किसी भी स्टेज पे बच्चे के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना है। लेकिन जब बच्चा ही अभद्र हो जाएगा तो सामने वाला, और वहां पे एक अच्छी बात आपको मैं बताऊं, एक उन पांचों में एक कौन होंगे, कौन होंगे? चेयरमैन। चेयरमैन बड़ा समझदार व्यक्ति होगा। वो इंटरव्यू स्टार्ट करेगा, अब इंटरव्यू स्टार्ट करेगा तो आपसे पूछना एकदम बेसिक सवाल, बेसिक, आप कैसे हैं। अब यहीं पे एक लैंग्वेज का क्वेश्चन आता है कि सर इंटरव्यू किस लैंग्वेज में जनरली बिहार में होता है। तो मैं बता दूं कि जो आपका इंटरव्यू है बिहार में, बिहार में जो इंटरव्यू है वो हिंदी और इंग्लिश में होता है। इंग्लिश का मतलब जो हम आम बोलचाल के भाषा में बात, हिंदी तो शुद्ध आजकल कोई नहीं बोलता, तो इंग्लिश में इंटरव्यू होगा, ठीक है। लेकिन यदि वो इंटरव्यूअर ने इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ दिया तो हम क्या कहेंगे? नहीं, हम हिंदी में आंसर करेंगे। या वो इंग्लिश में पूछा तो हम हिंदी में बोलेंगे, वो हिंदी में पूछ रहा है तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा क्या? तो ये यदि मिसमैच हो, जनरली, मैंने जनरली कहा किसमें इंटरव्यू होगा? इंग्लिश में। लेकिन मान ले वो आपको परेशान करना चाहे, उसने कोई क्वेश्चन इंग्लिश में पूछ दिया, उसने क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा, तो आप उसका आंसर हिंदी में देंगे कि इंग्लिश में देंगे? ये ऑलवेज होता है। तो आप यहां, यदि आपको अंग्रेजी आती है तो आप इंग्लिश में आंसर कीजिए, जो लैंग्वेज पूछे उसी लैंग्वेज में आंसर कीजिए। लेकिन यदि आपको अंग्रेजी आता ही नहीं,
या आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप क्या करिएगा, यहां क्या मांगिएगा, क्या मांगिएगा, परमिशन, है ना। मूवी देखे, कौन सी मूवी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक मूवी है ना, जो पार्ट 1 और 2 में आई थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो उसमें हीरोइन है, वो उसको टच करता है तो बोलता है ना उसमें कि आपको क्या लेना चाहिए था। तो भाई साहब इंटरव्यू में हर चीज का क्या होना चाहिए, परमिशन। जो चीज आपके अगेंस्ट जा रहा है, आपके मन के अनुसार नहीं जा रहा है, आप उसके लिए ऑलवेज परमिशन लीजिए। यदि इंग्लिश में क्वेश्चन आ गया और आपकी अंग्रेजी कमजोर है, आप अंग्रेजी में कंफर्टेबल नहीं है, तो आप सिंपल उनसे परमिशन पूछिए कि सर क्या मैं इस क्वेश्चन का आंसर हिंदी में कर सकता हूं, पूछिए रेस्पेक्टफुली। लेकिन देखिए बोलने का भी तरीका है। हम जनरली क्या करते हैं, अभी आम बोलचाल के भाषा में कोई भी बात को आधा में बोलते हैं, बोले, खाएं, जाएं, नहीं। आज से आप सबका एक होमवर्क है, आज से आप सबका एक होमवर्क है कि आज के बाद आप लोग हर बात को क्या कहिएगा, फुल सेंटेंस में। आज से आपका होमवर्क। दूसरा होमवर्क, किसी से भी फॉर्मल नेचर में ही बात करेंगे। क्या आप घर जा रहे हैं, क्या मैं अंदर आ जाऊं, मुझे आज खाना खाना है, मतलब प्रॉपर लैंग्वेज का प्रयोग कीजिए। दूसरा, किसी से भी बात कर रहे हैं, आप ऑलवेज मेक श्योर कीजिए कि आप जो नॉर्मल भाषा में होता है कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, मैं इस पे भी आऊंगा थोड़ी देर में कि मुझे किस लैंग्वेज में कैसे बात करना चाहिए। तो हम लोग जब यहाँ पे थे, अभी हम क्या बात कर रहे थे, मैं भूल गया सॉरी, हाँ परमिशन। तो भाई इंग्लिश में है, आपको अंग्रेजी नहीं आती है, परमिशन ले लीजिए। जैसे मैं इंटरव्यू जब देने गया तो पहली बार जब उन्होंने हिंदी में हमसे सवाल पूछा तो हमने हिंदी में आंसर किया, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि उन्होंने मुझसे फिर हिंदी में ही सवाल पूछा। मैं हिंदी में बहुत कंफर्टेबल नहीं था, ठीक है, तब मेरी हिंदी उतनी अच्छी थी नहीं। मुझे लगा कि शायद उसमें कब मैं फॉर्मल से इनफॉर्मल चला जाऊंगा, मुझे पता नहीं। अभी मैं पिछले 4 साल में बिहार में खूब रहा तो हिंदी अब काफी अच्छी हो गई। तो मैंने उस समय उनसे परमिशन मांगा कि सर क्या मैं अपना पूरा इंटरव्यू अंग्रेजी में दे सकता हूं, तो उन्होंने कहा यस। तो मैंने फिर क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में देना स्टार्ट किया, और उसके बाद से बोर्ड ने भी सारा क्वेश्चन मुझसे इंग्लिश में ही पूछा। तो आप यदि अंग्रेजी में कंफर्टेबल नहीं हो और आपसे अंग्रेजी में वो क्वेश्चन पूछ दिया है, तो आप ये नहीं कि आप हिंदी में आंसर कीजिए, वो बदतमीजी हो जाएगी। पहले एक लाइन आप उनसे परमिशन ले लीजिए, वो आपको पक्का अलाउ कर देंगे, ठीक है, वो समझ जाएंगे कि लड़का हिंदी में। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि सर इससे मेरा कहीं मार्क्स तो नहीं कट जाएगा, नहीं, मार्क्स कहीं नहीं, लैंग्वेज बैरियर एक समस्या नहीं है, और उनको पता है कि यहाँ का बच्चा है, हिंदी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं होगी। क्लियर है बात पे। बट मोस्टली आपका इंटरव्यू हिंदी या इंग्लिश में ही होगा, क्लियर है। अब इंटरव्यूअर, चेयरमैन आपका इंटरव्यू स्टार्ट करेगा और वो बहुत प्यार से क्या पूछेगा, जनरली वो बहुत आपके पर्सनलाइज सवाल पूछता है। आप कैसे हैं, ठीक है, आप कहां से आ रहे हैं, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, ठीक है, आज सुबह का न्यूज़पेपर पढ़ा क्या, या कोई रिसेंट टाइम में ऐसा कोई बड़ा मुद्दा आ गया हो, ठीक है, या आपकी स्कूलिंग कहां से हुई है, एकदम आपको कंफर्टेबल कर देंगे। या एक उनका बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आप अपने बारे में बताएं। तो पहला क्वेश्चन ऑलवेज वो कोशिश करेंगे कि आप कंफर्टेबल रहे, या आपने कोई ब्रांडेड कपड़ा पहन लिया है, मोंटी कार्लो दिख रहा है, मोंटी कार्लो क्या है, ये मोंटी कार्लो समझ में, पूछ लेंगे आपसे। बहुत लोग जानबूझ के क्या करते हैं, ऐसा ब्रांडेड कपड़ा पहनेंगे या कुछ यहां पे लगा लेंगे
ताकि ध्यान जाए। हमारे पास मिलिट्री स्कूल का एक बैच हुआ करता था, एक छोटा सा वो मिलता है ना, क्या कहते हैं उसको, सिग्निया समथिंग करते हैं, जो यहाँ पे लगाने को होता है। तो हमें पता था हमें मिलिट्री स्कूल के बारे में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछवाना है। हमने वाला राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ठीक है, वो एकदम बड़ा अच्छा से लग रहा था। जाते ही मिलिट्री स्कूल पे क्वेश्चन बमबार्ड कर दिया। हम पहले से तैयार थे, लेकिन कभी कभी इंटरव्यूअर बहुत सियाना होता है, वो जानता है वो अब वो मिलिट्री को छोड़ के बाकी सब पूछेगा आपसे। ये भी हो सकता है उल्टा दाव पर जाए, क्योंकि इंटरव्यूअर साथी रहे, और पहला इंटरव्यू नहीं ले रहा है ना। हम जैसे कितनों को उसने बना दिया, कितना देख लिया, अब 25-30 साल से तो यही काम कर रहा है। तो इसीलिए कभी कभी आपका दाव सही भी हो सकता है, कभी कभी आपका दाव उल्टा भी पड़ जाएगा। क्लियर है? आप सोचिएगा अभी तो अब पूछेगा, अब पूछेगा, अब पूछ ही नहीं रहा, ठीक है। तो उसको लेकर मेंटली ये भी प्रिपेयर रहना हो कि नहीं पूछे तो हमें निराशा का भाव ना आए। दूसरा, यहीं पे अभी मैं पहले पॉइंट पे हूं कि इंटरव्यूअर कौन है, क्योंकि हम इंटरव्यूअर को समझ जाएंगे तो हम 90% इंटरव्यू अच्छा देंगे। अब एक और क्वेश्चन बच्चों का आता है कि सर मुझे क्या इंटरव्यूअर के पैनल के बारे में पहले से पढ़ लेना चाहिए? यहां पे दो क्वेश्चन आता है, पैनल एंड ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट समझते हैं? कितने लोग ट्रांसक्रिप्ट समझते हैं? कोई बताएं? चलिए पहले पैनल पे आते हैं। क्या होता है कि आपके बीपीएससी में करीब 6 से 7 पैनल है, और उस पैनल के बारे में आपको मार्केट में उस पर नॉलेज मतलब बुक भी मिल जाएगी, ठीक है, छोटे छोटे बुक्स मिल जाएंगे। फलाना पैनल इस तरह के क्वेश्चन पूछती है, फलाना पैनल ऐसे ऐसे आज तक क्वेश्चन पूछी है। बहुत सारे शिक्षक और बहुत सारे लोग ये सुझाव देते हैं कि पैनल के बारे में जान लो, लेकिन मैं इसके पर्सनली बहुत अगेंस्ट हूं, बहुत ज्यादा अगेंस्ट हूं, और मैं इस पर्सनली इसको हमेशा फॉलो किया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आपने मान ले आपने पैनल के बारे में पढ़ लिया है। पैनल, मान ले पैनल 1 मिस्टर एक्स है, हर का नाम, हर का फोटो सब होता है, ठीक है। पहले से पब्लिक डोमेन में पता है कौन कौन से पैनल एग्जिस्ट करते हैं। पैनल 2 मिस्टर वाई, पैनल 3 मिस्टर ए। अब मान ले हमने पहले से पता है कि मिस्टर ए बहुत टफ है, मिस्टर ए कम मार्क्स देता है, मिस्टर ए बहुत परेशान करता है। तो अब क्या हुआ, जैसे ही इंटरव्यू में घुसे हमको वही दिख गया। अब क्या हुआ, आप इंटरव्यू देने से पहले ही क्या कर दिए, सरेंडर। ऐसा हुआ मेरे साथ एक लाइफ में। मैं कैट का इंटरव्यू देने जा रहा था, कैट में मैं 99.6 था, तो मैं मॉक देने गया। टाइम्स का आप वो सुना होगा, टाइम्स पहले एक कोचिंग हुआ करती थी। तो मैं वहां इंटरव्यू जब देने गया तो एक व्यक्ति मुझे बड़ा हैंडसम सा और बड़ा अंग्रेजी एकदम फास्ट बोलता, तो पता नहीं उससे हमको क्यों डर लग गया, ठीक है। और जब मैं इंटरव्यू में घुसा तो उसी व्यक्ति को मैंने चेयर में देखा। आप बिलीव करेंगे, उसने मुझसे पूछा कि नीतीश कुमार किस पार्टी से आते हैं, और मैं जवाब नहीं दे पाया। ब्लैकआउट हो गया। ये 2013 या 14 की बात, 13 में आई थी। ब्लैकआउट हो गया। क्यों? क्योंकि उस पर्सन के प्रति मेरे को क्या हो गया, पहले से ही डर हो गया। हमने कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया उसके बारे में। और ट्रांसक्रिप्ट का मतलब होता है जो बच्चों से क्वेश्चन पूछते जाते हैं, वो बच्चे अपने आकर क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को लिख के पब्लिक डोमेन में डाल देते हैं। तो आपका इंटरव्यू हुआ तो आपने कहा मेरे को जो जो आपको याद आया आपने लिख दिया और वो पब्लिक डोमेन में डाल दिया। तो आपने क्या किया, मान ले पैनल ए के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें आपने कम से कम 50 स्टूडेंट का ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा कि इसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है।
तो क्या होगा, आपका एक एक्सपेक्टेंसी हो जाएगा कि अच्छा ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा है, तो आप क्या कीजिएगा, अपना सारा इंटरव्यू अपना छोड़ के इसी के इंटरव्यू की नवाब तैयार करने वहां जाइएगा तो क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए माय डियर स्टूडेंट, मेरा आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, पैनल के बारे में आप अच्छा एक बात बताओ, मैं उसके बारे में जानता भी हूं, तो ये जरूरी थोड़े कि मैं जो सोच रहा हूं वही क्वेश्चन हमसे पूछेगा। तो इसीलिए आप पैनल के बारे में एकदम मत जानिए, वो आपका पूरा इंटरव्यू ही खराब कर देगा। मेरे कितने ऐसे दोस्त हैं मना करने के बावजूद नहीं माने और वही पैनल आ गया, बोला अब तो मेरा इंटरव्यू गया, मतलब इंटरव्यू के पहले ही उनका इंटरव्यू खत्म हो गया, मार्क्स 130-40, मतलब यूपीएससी। तो इसीलिए आप पैनल के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट, हम कह रहे हैं कि मेरे लिए सब समान है, आप हमसे पूछिए, हमारे लिए सब भगवान हो, आप पूछिए, हमको उससे क्या लेना देना है कि तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में हम क्यों जाने। कैरेक्टर जानने के बाद आपके मन में डर हो जाएगा उसके प्रति, मनाइएगा ये मत आए, ये मत आए, और 7 में से 4 ऐसे आपको बाकी लोग खबर देंगे ये इंटरव्यू में मार्क्स नहीं देता जब सब गलत बोलता है। हर पैनल मार्क्स देती है और हर पैनल मार्क्स नहीं देती है, आप जैसा परफॉर्म करेंगे इंटरव्यू पैनल वैसा ही मार्क्स देगी। आप उनका निकालिएगा सारे का आरटीआई के थ्रू, देखिएगा टॉपर को भी मार्क्स दिया हुआ है और जो नहीं परफॉर्म किया उसको भी मार्क्स मतलब कम दिया है। तो इसका मतलब हर पैनल अच्छे स्टूडेंट को मार्क्स देती है और हर पैनल अच्छे जो अच्छा स्टूडेंट नहीं है उसको मार्क्स नहीं देती है। ये मत कहिए कि ये इंटरव्यू पैनल मार्क्स नहीं देती, देती सब पैनल है, आप परफॉर्म कीजिए चुपचाप। इसीलिए किसी भी इंटरव्यू पैनल के बारे में चाहे आपका दोस्त कितना भी बोले या कितने भी बड़े स्कॉलर बोले, आप खुद सोचिए कि किसी के बारे में आप पहले से जानते हैं तो उसके बारे में एक ऑलवेज बायस्ड व्यू होगा आपके मन में। क्लियर है? दूसरा, ट्रांसक्रिप्ट मत पढ़िए, ठीक है? मार्केट में मतलब बहुत अभी ट्रांसक्रिप्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आप पढ़िएगा दोस्तों। लेकिन एक बात बताइए, मैं कह रहा हूं मैं इनका इंटरव्यू लूंगा, अभी इंटरव्यू लूं फिर परसों इंटरव्यू लूं, दोनों इंटरव्यू अलग अलग हो सकता है। एक समय ये कुछ बोले तो मैंने कुछ और पूछ लिया, परसों कुछ और बोलेंगे तो मेरा इंटरव्यू कहीं और चला जाएगा। तो इसीलिए वो जो इंटरव्यू आप किसी का पढ़ रहे हैं वो तो उस सिचुएशन का था ना, जरूरी थोड़े ना कि वही इंटरव्यू हमसे भी पूछेगा, हम तो एक अलग व्यक्ति हैं, मेरा हर चीज अलग है। इसीलिए दूसरों के इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट को पढ़कर आप अपने थॉट को बायस्ड मत बनाइए। तो ये सारे इंटरव्यूअर के बारे में मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, मैं एक बार वापस रिवाइज करा देता हूं। 5 इंटरव्यू मेंबर होंगे, 3 आपको फॉर्मर सिविल सर्वेंट के रूप में दिखेंगे, 1 साइकोलॉजिस्ट के रूप में दिखेगा और 1 सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में दिखेगा। आपका इंटरव्यू इंग्लिश में होगा जनरली, लेकिन आपसे इंग्लिश में पूछे आप परमिशन ले लीजिए, आपको इंग्लिश आती है तो आप वो जिस लैंग्वेज में पूछे उसी में आंसर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने बाकी बात बताई, चेयरमैन आपका इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन पूछेंगे, फिर वो नेक्स्ट मेंबर को दे देंगे और लास्ट में वो फिर आएंगे आपके पास जनरली। क्लियर है? लेकिन वो 4-5 लोगों से यदि इंटरव्यू से खुश हैं या जो भी हो, तो ये भी हो सकता है कि लास्ट में क्वेश्चन स्किप कर दे, बोले नहीं नहीं ठीक है आप जाइए, तो चेयरमैन आपका इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे। कितने देर का इंटरव्यू होगा? 12 से 15 मिनट का होगा, रेस्पेक्टफुल होंगे। और लास्ट बात, सर क्या वो मुझे मेरे धर्म से, मेरे जाति से, मेरे प्लेस ऑफ बर्थ से क्या वो मुझे किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन करेंगे? तो मैं आपको ये लिखित देता हूं, वो कहीं से आपका कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि उनके पास वही डिटेल है ही नहीं, उनके पास आपका कोई डिटेल नहीं, उनके पास आपका नाम नहीं है, आप बस आपका नंबर है। इसीलिए वो आपसे बोलेंगे कि यदि वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप अपने बारे में बताएं, तो आपको कहेंगे आप अपना विदाउट नाम, पिताजी का नाम और कहां से, ये छोड़कर आप हमसे बाकी बातों को बताइए। और मैं बताऊं वो सब लोग काफी पढ़े लिखे लोग हैं,
वो आपके इन सब बातों के धर्म जाति के आधार पे ऐसा नहीं करेंगे, ये भरोसा नहीं। अब एक बात बताइए, यदि वो कर भी रहे तो आपके कंट्रोल में है क्या? आपका कंट्रोल क्या है कि मैं अपना इंटरव्यू सबसे अच्छे से दूं। लेकिन मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा और जितना मेरे बच्चे पिछले 67, 68, सॉरी 66, 67, 68, 69 में इंटरव्यू दिए हैं, मैं देखा हूं जितना बच्चा जो मैं एक्सपेक्ट करता था उसी के इन एंड अराउंड उनके भी मार्क्स मिले। चाहे बच्चा बाद में कितना भी क्लेम करे मेरा मार्क्स काट लिया है, लेकिन हमको पता है कि ये इतना ही डिजर्व करता है। क्लियर है यहाँ? तो हमने इंटरव्यूअर के बारे में आपको सारी बात एक बार बता दी। अब हम दूसरी बात कर रहे थे कि इसको हटाइएगा, हम बात कर रहे थे कि भाई कोई भी इंटरव्यूअर, अब देखिएगा, इसको वहां लगाइए, चेयर को, चेयर वहां लगाइए, इधर लगा दीजिए भाई, पीछे लगाइए, थोड़ा पीछे लगाइए, ठीक है, डन है, सबको दिख रहा है? ठीक है, चलिए एक एक करके हम बैठने को बोलते हैं, ठीक है, आइए आप चालू कीजिए। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने? चलिए आगे आइए, आप बैठिए। ठीक है, आगे आइए, बैठिए, आप बैठो भाई। ठीक है, आप लास्ट से, लास्ट आइए, हाँ बैठिए, एक लास्ट लड़की में से कोई प्लीज, आप बैठिए। ठीक है, बैठिए, एक और लड़की प्लीज। बैठिए। अब देखिए लड़कियों का एक और समस्या, चेयर यहां ले आइए। हमने क्या देखा कि बच्चे या तो ऐसे बैठेंगे एकदम आगे, इसमें से एक बच्चा किसी ने एकदम आगे आके, कुछ बच्चा बैठेगा तो देखिए एकदम लुंज पुंज। ठीक है, बच्चियों के केस में हो सकता है कि चेयर बड़ा हो और आप जब पैर नीचे टिकाने का कोशिश करें तो पता चले हम ही उठ गए, ये हो सकता है। एक बच्ची के केस में ऐसा हुआ जिनकी छोटी हाइट है, परेशान होने की जरूरत है, मेरी भी छोटी हाइट है, सो डोंट वरी। ठीक है, आप पैर को ऑलवेज टिका के रखना है, क्योंकि पैर आपको क्या देता है? कॉन्फिडेंस। पैर को जब आप उठा दीजिएगा तो आपको ऑलवेज टेंशन देगा। इसीलिए जो कम हाइट के हो, खासकर लड़कियां, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना पहले पैर टिकाइए और उसके बाद कितना हम पीछे जा सकते हैं। ठीक है, जबरदस्ती नहीं, क्योंकि आप जबरदस्ती कीजिएगा तो ये चो चो करने लगेगा, ये आपका मार्क्स कटना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे बैठना चाहिए? सिंपल, पकड़िए इसको, हमको ये हाथ देखिए, हाथ देख रहे हैं, पांचों उंगलियां क्या है? एकदम सटी हुई। ठीक है, हमने एकदम अपने पंजे पे थाई को पकड़ा दिया। थाई को क्यों पकड़ा रहे हैं हाथ? इसलिए थाई को हाथ पकड़ा रहे हैं क्योंकि हमारे आम बोलचाल के भाषा में हम हाथ को बहुत यूज करते हैं, और फॉर्मल इंटरव्यू में हाथ को यूज करना, इसका मतलब होता है गलत बात मानी जाती है। जैसे हम बात करते हैं वैसे ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, वो बेइज्जती है इंटरव्यूअर की। तो इसीलिए सबसे पहले हाथ को यहां एकदम चिपका दीजिए, हम हाथ को यूज करेंगे ही नहीं। हाँ, एक बच्चा पूछ सकता है कि सर कभी हाथ एक दो चल गया तो? कोई बात नहीं, वो पता है, वो इमोशन में एक दो बार चला गया तो इंटरव्यू उतनी बात को समझता है, बट ऐसा ना लगे कि ये हैबिट ही है, हमको धमका रहा है, तुमको देख, ऐसा कोई अपीयरेंस नहीं होना चाहिए। तो पहला जाते ही हाथ को क्या कीजिए? चिपका दीजिए। कहां? अपनी जान में। क्लियर है? ये जो कुछ बच्चा ऐसे बैठ जाएगा मरा हुआ, ठीक है, इसका मतलब है वो बच्चा में कॉन्फिडेंस। आपको जान के हैरानी हो कि बॉडी लैंग्वेज 57% आपके बारे में इंफॉर्मेशन दे देती है। तो आप ऐसे बैठे हैं तो पहले ही समझ गया कि
लुंज पुंज आदमी, कंधा देखिएगा, ठीक, कुछ लग रहा है वहीं से बैठे, अब पीठ दर्द कर रहा है, अभी जैसे हमने ऐसा किया पेट पूरा दर्द करने लगा। नॉर्मल हम एक हो सकते हैं, अपने दोनों कंधों को बरकरार रखते हुए पीछे हम जितना जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा हम जब पीछे जाएंगे तो ये मेरे को थोड़ा सपोर्ट करेगा और आप कॉन्फिडेंट होंगे, क्योंकि जमीन जो जो आपके सपोर्टिंग एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस। अब मेरा पैर सोचिए ऐसे हो गया तो मेरा कॉन्फिडेंस तो डाउन हो गया ना, या पीछे से हमको कोई सपोर्ट लगे कि हम पीछे ही गिर जाएंगे, तो इसीलिए आपके दोनों टच जब होंगे, कुछ लोग क्या करता है, हम देखेंगे, आपको दिखाएंगे इंटरव्यू में, जितने बच्चे हैं आप सबको मैं एक एक इंटरव्यू पैनल में रखूंगा भी, कि इंटरव्यूअर बन के देखो एक बार कैसा लगता है। आप हंसिएगा सामने वाले पे, आते ही बैठ गया, हाँ पूछो, अरे साहब ने बोला समझ गई तो हमी को बदतमीजी दिखा रहे। तो इसलिए जाते ही हमारा पहला काम है, ये जब आप कर लीजिएगा तो हम आपको 10 मार्क्स यहां तक मिल गया, आपको 10 मार्क्स मिल गया आपको। तो हमने नॉक किया, ये दरवाजा है, ये दरवाजा है, हम यहां पे खड़े हैं, यदि कोई खोलने वाला हुआ तो बहुत अच्छी बात है, हम दोनों के लिए तैयार है, खोल दिया तो बहुत अच्छा। मैं यहां गया, मे आई कम इन सर, अब पोजीशन में क्या रखूं, तो मैं देखता हूं कभी कभी बच्चा एकदम झूमता हुआ आता है, अरे भैया नौकरी मिलने वाली है, वो भी नौकरी जो 40 साल करोगे, कुछ नहीं तो 30 साल तो नौकरी करोगे, 30 साल बहुत बड़ा पीरियड है, 30 साल में आपकी शादी से लेके आपके सब उसी में होगा, वरना शादी भी नहीं होगा बिहार में, है ना। अभी बताओ फनी बात, 3 दिन पहले मुझे एक कॉल आया, 3 दिन पहले, मैंने कहा हाँ बताया जाए, तो मुझे लगा कोई स्टूडेंट है, तो बोले आप धनंजय सर ही बोले, मैंने कहा हाँ हाँ सर आपकी शादी हो गई है, तो मैंने कहा शादी क्या हुआ, तो बच्चा भी एक हो गया। बोले नहीं नहीं सर मुझे बेटी की शादी की बात थी, तो उसको अभी भी लगता था, उसको अभी भी लग रहा है मैं नौकरी में हूं, तो इसलिए वो मुझसे ये सवाल पूछ रहा है। लेकिन मैं यदि बेरोजगार होता तो मुझसे कोई ये सवाल नहीं पूछता। जब आपका जैसे ही इंटरव्यू हो जाएगा, आपका नंबर बीपीएससी ऑफिस से ही 50 लोगों में सर्कुलेट हो जाएगा, ये देखो ऑफिसर बन गया है, इससे शादी करो। तो जब आप सोचिए इतनी बड़ी नौकरी लेने जा रहे हैं, क्या 15-20 मिनट हम सही से नहीं काम कर सकते हैं, तो मेरे को ऑलवेज लगता है कि एकदम थोड़ा सा फिटनेस की बात जरूर होनी चाहिए, ठीक है। तो हम गए एकदम बहुत अच्छे से गए, हमने नॉक किया 2 बार, या तो उसने दरवाजा खोला या मैंने दरवाजा खोला। खोलते ही मैंने क्या पूछा, मे आई कम इन सर। अब सुनो, हेलो, इसको वहां लगाओ, बस थोड़ा। अब चेयर ऑलवेज क्या होगा, मान ले या तो होगा कि पीछे से आपका दरवाजा है और आप जाके ऐसे किए, या ऐसे होगा आपने खोला और चेयर ऐसा होगा, 2 ही सिस्टम हो सकता है। कभी ये नहीं होगा कि इंटरव्यूअर के पीछे से आपको बुलाएगा, ये नहीं होगा। या तो चेयर आगे है, आप दरवाजा खोले और बैठे। एक देखते हैं कि अब चेयर यहां है, दरवाजा मेरा यहां है, हमने दरवाजा खोला, नॉक, पूछा मे आई कम इन सर, उसने कहा प्लीज। अब देखते हैं बहुत बार क्या होता है, दरवाजा को हमने, जैसे वो दरवाजा आ रही है, हमने उसको ध्यान नहीं दिया, बहुत बार क्या होता है दरवाजा धार से लगता है। तो यदि आप दरवाजा खुद खोल के अंदर जा रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि दरवाजा को सही से हम लगा दें, ये भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये नहीं कि छिटकिनी लगाने हो, ये नहीं कह रहा हूं। मान ले आपने खोला, आपने दरवाजे को ऐसे बंद किया, लेकिन क्या होता है वो इतना स्ट्रेस में होता है बच्चा कि वो भूल जाता है कि दरवाजा हमने खोला है। तो मैं कहूंगा हमने दरवाजा खोला, मैं घूमा, दरवाजा को लगाया। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पहले इस पे बैठ जाते हैं और तब बोलते हैं गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून।
मेरा ऑलवेज मानना है, आपने नॉक किया, दरवाजा खोला, दरवाजा लगाया, आप इसके पैरेलल खड़े हो जाइए ना, पूछिए गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, 3 बार में निपटा दीजिए। क्यों? चेयरमैन दोनों को एक बार में निपटा दिए और दोनों को एक बार में निपटा दिए। अब आप कहेगा मैडम हुई तो कोई बात नहीं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। चेहरे पे स्माइल हमेशा। तो आज से चौथा होमवर्क आपका, आज से फर्जी स्माइल एकदम चालू, क्योंकि चेहरा हम स्माइल तो भूल चुके हैं ना, इतना स्ट्रेस में हम लोग रहे कि स्माइल याद कर। तो आपको याद रखिएगा पेपर में स्माइल करना है जहां गए। क्या होगा, 20 दिन में आपको आदत आ जाएगी, वरना क्या होगा भाई, स्माइले याद नहीं रहेगा। बाद बीच में सब बोले थे अरे हाँ, ऐसे नहीं करेगा, उसको पता चल जाएगा फर्जी हंस। तो अगला 20 दिन आज से जिसको देखिए, लड़की को छोड़कर, अब देख रहे जबरदस्ती मुस्कुरा रहे, ऐसा मत कीजिएगा भाई, गिरफ्तार हो जाइएगा, ठीक है। जिसको भी देखिए रिक्शा वाला, ठेला वाला, गुपचाप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वो समझेगा पागल हो गया है। लेट इट बी। मैं बता रहा हूं, मैं जब पहली बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया, मैं 1-1.5 महीना तक फॉर्मल पैंट और शर्ट, और पहली बार इंटरव्यू दे रहा था, जोश में था, पहली बार में मैं 1.5 महीना फॉर्मल शर्ट पैंट, ठीक है, जो मिलता गुड मॉर्निंग। और मैं बता रहा हूं, उसका ट्रेनिंग मुझे इतना काम आया कि मैं अब जब चाहूं अपने चेहरे का रंग, स्माइल बदल सकता, तुरंत आ जाऊंगा। आप बताएं एकदम, और मैं इसी पे रहूंगा अगले 20-25 मिनट। क्योंकि क्या होता है, कभी मैं परेशान भी हूं लेकिन स्माइल दे रहा हूं, तो चेहरा एक बड़ा अच्छा मैंने इससे भी लिया हुआ है, मुस्कुराहट सारी अस्पष्टताओं को छुपा लेता है। तो उसमें कोई दर्द भी है, दुख भी है, मुस्कुराहट में छिप जाएगा। तो आज से ये होमवर्क है भाई, 24 घंटा में 8 घंटा सोते हैं तो 16 घंटा में 12 घंटा मुस्कुराना है। अरे मैं कसम से कहूं, जब आप 12 घंटा मुस्कुराएंगे तो 15 दिन में आपका चेहरा स्माइलिंग हो जाएगा, वरना वही मनहूसियत की तरह मनहूस। ठीक है, कुछ बच्चा ऐसे खड़ा होगा, हम उस सब, क्योंकि हमने इंटरव्यू बहुत लिए, बहुत इंटरव्यू लिए। अब यहां हमने गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कर लिया, खड़े हैं, कुछ बच्चा गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलते फट से सीट पे बैठ जाएगा, उसको लगेगा उसके पिताजी की सीट थी। नहीं, कभी नहीं, जब तक कि वो आपको क्या ना दे, परमिशन। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि परमिशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वो खड़ा खड़ा आपसे पूछ रहा हो, बहुत बार मेरे केस में हुआ, पहला 2 क्वेश्चन उसने खड़े खड़े हमसे पूछा, ठीक है, पहला क्वेश्चन, क्योंकि मेरे उसमें लिखा हुआ था कि मैंने वर्ल्ड बैंक में इंटर्नशिप की है। तो खड़े खड़े पूछ लिया, बोला ये फेलोशिप में थे तुम? बोले यस सर। ठीक है, कहां था तुम्हारा इंटर्नशिप? सर लंदन। अच्छा, तो दूसरा आदमी कह रहा है, दूसरे आदमी को कह रहे हैं कि देखिए बेवकूफ, लंदन छोड़ के बिहार में आया है। फिर तीसरे को बोला अच्छा क्या लगता है सर ये टिकेगा? ऐसे सही बात था उनका, ठीक है, कि टिकेगा कि नहीं, लेकिन हम पहले से तैयार थे कि हमको कितने दिन नौकरी करनी है, ठीक है। लेकिन मैं मन में सोच रहा था क्वेश्चन तो बहुत सही पूछ, मतलब जो अपने मित्र समझ कि टिकेगा सर, ये लंदन वाला है, कितना मैं सैलरी मिलता था जी? हम बोले सर 13 लाख। यहाँ हम बोले सर 1 लाख से कम। फिर क्या, क्यों जी? तो 3-4 क्वेश्चन उन्होंने, फिर वही मेरा सेम क्वेश्चन आंसर, सेवा ये वो फला। तो अब अच्छा बैठ जाओ, लंदन से आए हो, अब बैठने के लिए भी नहीं बोल रहे, बैठो बैठो बैठो। फिर बैठने के बाद उन्होंने बड़ा अच्छा एक बात कहा कि देखिए सर, क्वालिटी ऑफ बच्चा इंप्रूव हो रहा है, लंदन से भी बच्चा आ रहा है इंटरव्यू। अब वो लोग देखिए, अब आपको समझ नहीं आएगा यहाँ पे कि कैसे एक्ट करें। उनमें मजा ले रहा है तो वो हंस रहा है तो हम भी हंसे,
जैसे होता है ना इनफॉर्मली आदमी और बोलने लगता है, ऐसा कुछ मत कीजिएगा। वो सब क्या है, ट्रैप है। वो सब आपस में प्लान्ड है, इसको ऐसे ऐसे करेंगे, देखते ही कैसे करता है। अब उसमें दो बगुला जो होगा, मतलब दो इंटरव्यूअर, वो देखता रहेगा ये क्या कर, बाकी दो तीन एक्टिंग कर रहा है और दो, तो आपको अपना संतुलन बनाए रखना है। वो हंसे, डांटे, गुस्सा हो, आप सर इतना तो रख ही सकते हैं। अभी 30 साल की नौकरी मिलने वाली है, 20 मिनट तो एक्टिंग कर ही सकते हो। क्लियर है? फिर आप जब वो बोले कि तो आप उसी समय, बहुत बार यहां बच्चा गलती क्या करता है कि गुड मॉर्निंग बोल दिया, मतलब वो बोले क्या बैठ जाइए, तो बच्चा पहले बैठेगा और फिर वो थैंक यू बोलता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, जब बैठे और स्ट्रेस इतना हाई रहा कि वो थैंक यू बोलना ही भूल गए, होता है। तो जैसे ही वो बोले बैठो, उसी समय निपटा लो ना, थैंक यू सर, और फिर आराम से बैठ जाइए। ठीक है, पूछिए। क्लियर है? डन। अब बैठने के बाद बहुत लोग चश्मा ठीक कर रहा है, पसीना पोंछ रहा है, रुमाल निकाल रहा है, ये वाला हाथ ऐसे ऐसे कर रहा है। देखिएगा स्ट्रेस में होता है, ठीक है। बहुत लोग आंख मटकाता रहता है ऐसे ऐसे ऐसे। हम कह रहे हैं सब बंद कर दीजिए उस समय 20 सेकंड, लेकिन जिन लोगों को आदत है वो नहीं मानेंगे। लेकिन ये 20 दिन है, आपको मैं जब पहला आपके साथ एक एक करके बैठूंगा या दो दो के ग्रुप में जब मैं बैठूंगा, तो मैं वो बात पकड़ूंगा कि कौन ऐसे ऐसे कर रहा है, कौन चश्मा बार बार छूता है, कौन नाक छू रहा है, कितना लोग को देखिएगा आंख ऐसे ऐसे करेगा, स्ट्रेस है। बोलिएगा बाद में तो कहेगा नहीं हम तो ऐसे किए ही नहीं, तो हम लोग वीडियो रखते हैं, एक्चुअली उसको पता ही नहीं चला। तो मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई आप लोग इतना स्टेज क्रॉस करके आए, तो लास्ट मिनट पर हम उसका दर्द जानते हैं। यूपीएससी में, बीपीएससी तो खैर एक बार दिए सेलेक्ट हो गए, लेकिन यूपीएससी में हमने दर्द देखा है कि इंटरव्यू के बाद जब नहीं हो तो आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा, क्योंकि आप एक स्टेप तो ही दूर थे। ठीक है, आप कहाँ माला पहनने का सोच रहे थे, कहाँ आपको कोई पूछ ही नहीं रहा। ऐसा ही है ना। इंटरव्यू, आपका दोस्त पवा माला पहन रहा है, फोटो डाल रहा है, आप गुस्से में फेसबुक को सब देखना बंद कर दिया, क्योंकि जब दिख रहा है तो दोस्त लोग का फोटो आ रहा है। आप कहेगा इसको तो हम ही पढ़ाए थे, हम ही इसको तैयार किए थे। तो यहां तक हम लोग क्लियर हैं। हम लोग अभी तक कहां पहुंचे, इंटरव्यूअर के बारे में हमने डिटेल में बात कर ली, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने नॉक, इंटरिंग, ठीक है, विश करना। अब यहां पे एक बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसको आगे कर दीजिए प्लीज, कि हम प्रणाम करें कि गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करें। थैंक यू भाई, बैठ जाइए प्लीज। हम क्या करें, एक क्वेश्चन आता है। बिहार में जितने पुराने टीचर हैं, ठीक है, और जितने हिंदी माध्यम के टीचर हैं, वो देखिए क्या बोलते हैं। देखिएगा हिंदी माध्यम के सबसे ज्यादा टीचर बिहार में, और सबसे ज्यादा स्टूडेंट भी हिंदी मीडियम के, और सबसे कम रिजल्ट भी हिंदी मीडियम का। ऐसा ही देखने को मिल रहा है ना। ऐसा क्यों? वो सारे जो है वो दादा आदम जमाने के मॉडल वाले, आज भी मेंस पढ़ाने जाएंगे तो वही दादा आदम जमाने, अरे लिख लोगे। तो कहेंगे नहीं नहीं बिहार है, प्रणाम बोलना। लेकिन एक बात बताइए कि जो जो ऑफिसर है वो तो जरूरी नहीं है कि बिहार का हो, बिहार कैडर का हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बिहार का हो। या कोई भी ऑफिसर है, मैं उसको गुड मॉर्निंग बोल दूंगा तो बुरा मान जाएगा और प्रणाम बोल दूंगा तो खुश हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सबसे सेफ है, सबसे सेफ है। आप किसी भी आदमी को गुड मॉर्निंग बोल रहे तो क्या बोला, हम तुमको प्रणाम नहीं बोला। देखिए प्रणाम, नमस्कार, ये सब इनफॉर्मल है। कहीं भी फॉर्मल सेटअप में आप इसको नहीं सुनते हुए देखेंगे। जब दो ऑफिसर मिलेंगे आपस में, वो भी देखिएगा गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून ही बोलते हैं, ठीक है।
हमने जो मैं अपनी जितने दिन की सर्विस की उसमें ये देखा कि ऑफिसर सब गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलते हैं, और कर्मचारी, और जो कर्मचारी है वो आपको नमस्कार, नमस्कार भी नहीं, प्रणाम। कर्मचारी जो ऑफिसर को है वो प्रणाम बोलते हैं। तो मैं, आप तो स्टूडेंट हैं, आप तो ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो मेरा पर्सनल लेवल पे ये है कि आप नमस्कार मत कीजिए, आप दिन के टाइम के अनुसार, यदि 12 बजे से पहले है मॉर्निंग बोलिए, और आपको टाइम पहले से पता होता है कि आपका किस समय इंटरव्यू है, ये तो पता है कि 12 बजे से पहले या 12 बजे के बाद है, तो आप पहले से उसी पे प्रैक्टिस कीजिए ना, गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग का। जो लोग ये कहते हैं कि प्रणाम बोलो, तो मैं कहता हूं प्रणाम भी क्यों बोलो, साष्टांग प्रणाम कर लो। जब आपको कल्चर ही दिखाना है तो साष्टांग पूरा लेट जाओ, कहो कि प्रणाम, खोजो उन लोग का पांव, फिर पांव छुओ, क्योंकि बिहार में तो पांव छूने का कल्चर है, ऐसा ही है ना। आप बाहर जाइएगा तो पांव छूने का कल्चर कम है, बिहार में पांव छूने का कल्चर, तो हम कहें पांचों के बोलिए अंदर अंदर घुस के पांव दीजिए सर, फालतू बात नहीं। इसीलिए आप सबसे सेफ है जो नॉर्मल स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में चलता है, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, यदि लेट 5 बज रहा हो तो गुड इवनिंग, कभी कभी हो सकता है इंटरव्यू लास्ट में आपका बच जाए, लेकिन गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग सबसे सेफेस्ट है। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत सारा बच्चा मैं देखता हूं, दरवाजे से जब वो इंटर करता है, इंटर कर लिया, पहले इंटर किया तो खड़ा है, ये भी नहीं बोला मे आई कम इन सर, या क्या मैं अंदर आ सकता हूं, भूल गया। ऐसा नहीं कि वो बोलना नहीं चाहता था, स्ट्रेस में आया, खड़ा हो गया, अब उसको समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोले। तो हम लोग भी पहले से प्लान में होते कि मान ले वो कुछ नहीं बोला तो हम लोग भी कुछ नहीं बोलेंगे, वो हमको देखेगा हम उसको देखेंगे, ऐसा होता है। अब उसको लगता है कि क्या हम किए कि कुछ बोल ही नहीं रहा है, वो देख रहा है, हम लोग उसको देख रहे हैं, फिर उसको 30 सेकंड 40 सेकंड बाद याद आता, सर गुड मॉर्निंग। अब सोचिए कितना बड़ी, मार्क्स तो गया आपका। इसका मतलब है कि जो बच्चा इतना छोटा स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पा रहा है, वो कहां डिस्ट्रिक्ट को हैंडल कर, डिस्ट्रिक्ट को हैंडल करना आसान नहीं, ब्लॉक को हैंडल करना और आसान नहीं, सब तुरंत चढ़ जाएंगे आप पे, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या देख रहे हैं, पर्सनालिटी, पर्सनालिटी में क्या देख रहे हैं, तो आइए हम पर्सनालिटी में क्या देख रहे हैं। हम यदि पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं तो हम पर्सनालिटी में क्या देख रहे हैं, क्या एक करके देखें। पहला पर्सनालिटी में कि भाई इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है, यही। उसके बाद क्या देख रहे हैं, इसका स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसा है, ठीक है। और इन दोनों से भी पहले वो आपका क्या देख रहा है, ड्रेस कैसा है। हम बता रहे हैं, एक बच्चा है अभी डीएसपी बना है, जब वो इंटरव्यू के लिए आया तो मैं घबरा गया, और उससे ज्यादा घबरा गया जब मैंने ये पूछा कि क्या आप यही ड्रेस पहन के कल जाएंगे परसों, तो बोलता है हाँ सर यही पहन के जाऊंगा। क्या था, शर्ट रंग बिरंगा, ठीक है, जूता स्पोर्ट्स शूज, ठीक है। उसको किसी मास्टर साहब ने कह दिया था कि जितना साधारण दिखोगे उतना अच्छा है, जितना गरीब दिखोगे अच्छा। तो बीपी तो मेरा बहुत हाई हुआ, लेकिन मैंने कहा गरीबी देखने का यही तो तरीका नहीं है, गरीबी क्या कपड़ों से, अब क्या गरीब हो तो तुम्हारा सिलेक्शन कर लेंगे हम, हमारे लिए पैरामीटर तो पहले से डिसाइड है, जो बीपीएससी वो पैरामीटर दे चुकी है चेयरमैन को 10 से 12 पॉइंट, आप उस पर सेलेक्ट कीजिए बच्चे को। तो गरीबी विचारों में दिखती है, गरीबी जो आप अपना कहानी सुनाएंगे उसमें दिखेगा, आप जिस तरह से बोलेंगे वो दिखेगा कि नहीं नहीं ये लगता है बड़ा गांव से आया है। और यदि सही में आप गरीब दिखेगा अपने विचारों में, जिस तरह से आप अपनी बातें को रख रहे हैं,
आपको मार्क्स मिलेगा। लेकिन ये नहीं, इनफॉर्मल इंटरव्यू है ना, तो आपके पास जो ड्रेस होगा वो एकदम फॉर्मल होगा। अब यहां पे कुछ लोगों का मत है, मेरे मत से थोड़ा अलग है, और यूपीएससी में ऐसा एक्सपेरिमेंट 2-3 बच्चों ने किया भी है। मेरे भी 1-2 मित्र हैं, उन्होंने ऐसा किया है। वो क्या किए, धोती कुर्ता पहन के चले गए इंटरव्यू में। और मैं बता दूं, बहुत समझदार व्यक्ति, सेलेक्ट भी हुआ। लेकिन वो जब धोती और कुर्ता पहनने का डिसीजन लिया, वो इसलिए डिसीजन लिया क्योंकि उसने पूरा इंटरव्यू अपना पहले से प्लान किया हुआ था कि मैं जब धोती कुर्ता पहन के जाऊंगा तो मुझसे ये क्वेश्चन जब पूछेगा तो मैं उसके सारे आंसर्स को बहुत अच्छे से जवाब दे पाऊंगा। इसका मतलब वो जो लड़का था वो बहुत नॉलेजेबल था, उसको सब चीज का नॉलेज था, इसीलिए वो कॉन्फिडेंट था कि जब वो मेरे से ऐसे सवाल आएगा तो मैं उसको हैंडल कर पाऊंगा। तो हाँ, आप में यदि ये कैपेसिटी है तो आप चाहिए, लेकिन 99.99% मेरे में भी वो कैपेसिटी नहीं है कि मैं धोती कुर्ता पहन, पहले तो ऐसे ही शर्मा जाऊंगा और ऐसा लगेगा, पूछेगा भाई धोती कुर्ता क्यों पहने हो, तो जवाब ही संतुष्ट से जवाब ही मैं नहीं दे पाऊंगा। तो इसीलिए मैं हमेशा मानता हूं कि आम स्टूडेंट मैं भी रहा हूं, आम स्टूडेंट की तरह आप अपने कपड़े कैसे रहिएगा, फॉर्मल ड्रेस। फॉर्मल ड्रेस में आपको क्या आता है, शर्ट पैंट, उसमें भी शर्ट क्या है जो भी मैं पहना, फॉर्मल, ठीक है। फिर ब्लैक शूज, कौन सा शूज, ऑक्सफोर्ड वाला। ऑक्सफोर्ड मतलब जो स्कूल में हम पहन के जाते थे, ये नहीं कि पूरा एकदम छपरी टाइप पे, देखते हैं पूरा एकदम कलाकारी किए हो जूते पे। कौन सा शूज जिसमें क्या हो, जिसमें फीता हो, शूलेस मत पहनिएगा, फीता। आपको लगता है वो दिखता नहीं है, लेकिन वो पांचों जो बैठते हैं जिस तरह से, आपका एक एक चीज देख लेंगे, ठीक है। तो शूलेस, हाँ सही, फीता वाला जूता पहन के जाइएगा। फिर इस पे क्या होगा, एक कोट, जो आप कोट पहनते हैं, ठीक है, जो मैं अभी कोट पहने हुआ था। प्लस क्या होगा, टाई। टाई कैसा, क्या रंग बिरंगा टाई। हाँ, तो मैं उस बच्चे के साथ इंटरव्यू के बाद मैं तो बड़ा परेशान हो गया। इंटरव्यू देखा तो ठीक था, कुछ कमियां थी हम लोगों ने, उसके बाद मुझको लेके फिर गए। हम बोले बेटा ये खराब हो जाएगा इंटरव्यू, तुम शर्ट पैंट, कोट नहीं खरीदना चाहते हो तो कोई बात नहीं। मैंने भी अपना एक इंटरव्यू यूपीएससी में सिर्फ नॉर्मल शर्ट पैंट पे दिया था। बोला नहीं नहीं, सब कोट भी खरीद लेते हैं। वो कोट पहन के गए, हम देखो कोट पे कितना अच्छा लगा, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट, ठीक है, सूट का कलर मैचिंग। आप चाहिए टाई कभी भी रंग बिरंगा मत लो, एक कलर का लो, जनरली रेडिश, जो गाजर का कलर होता है जनरली, मैं इसका भी कलर आप लोग को भेजूंगा प्रॉपर, क्या क्या कलर चूज करना, जूता कैसा, मैं सब फोटो भेजूंगा, दिखाऊंगा अगले सेशन में। तो ये फॉर्मल कपड़ा हो गया। महिलाएं जो है साड़ी पहने, बहुत महिला कहते हैं हमको तो साड़ी पहनते तो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तो अभी से 2-4 बार पहनो, कंफर्टेबल हो जाओ, क्योंकि साड़ी में आप मैच्योर्ड दिखते हो, सलवार समीज में थोड़ा बच्ची दिखते हो, समझ में, ऐसा कपड़ा लगता है आधा अधूरा है। तो साड़ी जब जाएंगी तो ऐसे भी साड़ी में कोई जब महिला आती है, वो छोटी भी बच्ची हो तो लगेगी कि बड़ी है, तो मैच्योरिटी दिखती है। और ब्लाउज, अब ये ब्लाउज नहीं जो एकदम तड़क भड़क वाला हो, ठीक है, साड़ी एकदम तड़क नहीं, एकदम सूती का जो होता है ब्लाउज भी फुल वाला पहन के जाइए। तो ये आपका फॉर्मल, पहला तो 15 मार्क्स आपके यही है ड्रेस पे, और 15 मार्क्स यही आपको मिल जाएंगे। पहला तो हम इसी से देख के पता चलेंगे ना, करेंगे कि भाई पहला नॉर्म को फॉलो किया है कि नहीं। कुछ बच्चा देखेंगे दाढ़ी नहीं बनाएगा, वो कटारा छोटा छोटा दाढ़ी रखता है स्टाइल में, अरे भैया इंटरव्यू के बाद रख लेना यार, ठीक है। हम भी इंटरव्यू जाते फ्रेंच वेंच सब हटा देते, तब तो हम फ्रेंच भी नहीं रखते थे, मूछ में गए। अभी भी किसी एक इंटरव्यू में हमको, हाँ बीपीएससी में ही, तब मैं रखना स्टार्ट कर दिया था, मैं मूछ पे गया,
अरे क्या होगा, मेरी लाइफ की सवाल है। तो एकदम जो मूछ नहीं रखते हैं एकदम क्लीन शेव होके जाइए, ठीक है। बाल कम से कम 7 दिन पहले कटा लीजिए, 7 डेज। क्या होता है, बाल आपका सेट हो जाता है। 7 डेज पहले आप अपने बाल को जरूर कटा। फिर अब हम आगे पहुंचे, देखा इंटरव्यू कॉन्फिडेंस में कैसा है लड़का, स्ट्रेस मैनेज कैसा हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि बात करते करते पूरा पसीना हो रहा है, ठीक है, जल्दी जल्दी बोल रहा है, ठीक है, जल्दी जल्दी लंबी लंबी दे रहा है। फिर बच क्या देख रहा है, आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सिचुएशनल क्वेश्चन पूछेगा, आपके बारे में क्वेश्चन पूछेगा, क्यों करना चाहते हो पूछेगा। फिर आप में देखेगा आप में लीडरशिप क्वालिटी कैसा है, आप टीम मेंबर की तरह काम करते हैं क्या, आप एक टीम प्लेयर हैं क्या। तो ये सब आप में लीडर होते हुए भी टीम प्लेयर है कि नहीं है। तो लीडर भी पहले टीम प्लेयर होता है, तभी वो लीडर होता है। कह रहा ये सारी बातें वो देखेगा और तब जाके आपको क्या देगा, एक मार्क्स देगा। अब एक सवाल आता है कि सर अभी तो ग्रेजुएशन का बहुत पहले पढ़े थे या ऑप्शनल बहुत पढ़े थे, क्या सर हमको सब चीज फिर से पढ़ना होगा, 20 दिन में कैसे पॉसिबल है, 15 दिन में कैसे पॉसिबल कि पूरा ऑप्शनल पढ़ ले, पूरा ग्रेजुएशन पढ़ ले, अब मास्टर डिग्री पढ़े तो उसका भी कैसे पॉसिबल है। मैं कह रहा हूं कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हम कह रहे हैं अपने ग्रेजुएशन के टॉप 20 क्वेश्चंस को कर लो, पोस्ट ग्रेजुएशन के टॉप 20 क्वेश्चन को कर लो। यदि उसके बाद क्वेश्चन आए तो सिंपल प्यार से बोल दो कि हमको इसका आंसर नहीं आता है, हमको इसका आंसर नहीं आता है। जब भी वो क्वेश्चन पूछे, मान ले 8 क्वेश्चन लगातार पूछा आपसे, लेकिन किन क्वेश्चन पे हमको आंसर ना कहना है, क्या फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पे या सिचुएशन पूछ रहा है, सिचुएशन बोले ना हम नहीं बताएंगे। बोलो तुम एसडीएम बन गए, तुम्हारा बाढ़ बहुत आती है, तुम क्या करोगे, बोले सॉरी सर नहीं पता। ये नहीं करना भाई। हाँ ये पूछे कि बताओ अभी कोई एक बड़ी अच्छी मूवी आई है एक फलाना व्यक्ति पे, नहीं पता, कोई बात नहीं। बताओ अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन है, नहीं पता, सॉरी सर नहीं पता। हो सकता है वो कहीं पढ़ लिया हो न्यूज़पेपर में। आपसे टेस्ट करवाओ, तुरंत फिर पूछा बताओ चिली की राजधानी कहां है, बोला यार चिली क्यों पूछ रहा है, समझ लीजिए परेशान कर रहा है आपको। ये देख रहा है कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेगा। जो आपसे संबंधित नहीं है आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब आप समझ जाइए सामने वाला बस ये टेस्ट कर रहा है कि इसको मैं विचलित कर सकता हूं क्या। तो आपका एक ही आंसर होगा सॉरी सर नहीं पता। अब नहीं हंसने ही मत लगा नहीं पता, ये भी नहीं। बोला इतना ही मुस्कुराइए कि उस पे मतलब उसको लगे कि हम टेंशन में नहीं, तो एकदम सॉरी सर नहीं। अब जेन्युइनली लगना चाहिए कि सॉरी बोल रहे हैं, पता चल रहा है मुस्कुरा ज्यादा रहे और सॉरी सर नहीं पता, सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, सॉरी सर इसका भी फ्लेवर बदलिए। ये नहीं कि सॉरी सर नहीं पता, सॉरी सर नहीं पता, इसको भी अलग अलग लैंग्वेज बोले। सॉरी सर मुझे नहीं आता है, क्षमा करेंगे, सॉरी सर मुझे नहीं पता, सॉरी सर इस क्वेश्चन का आंसर मैं अभी इस समय उत्तर नहीं दे पाऊंगा, सॉरी सर। लेकिन क्या होता है सॉरी बोलते बोलते हुआ ऐसे ऐसे होता चला जाता है, आवाज घटने लगती, लगता आवाज ही नहीं निकल रहा। यार 3 बार सॉरी बोल दिए, 4था बार भी सॉरी, ये तो हमको भगा ही देगा अभी रिजल्ट मेरा। ऐसा कुछ नहीं, मैं खुद 3 से 4 क्वेश्चन पर लगातार सॉरी बोला, मेरे मार्क्स आई थिंक 82 या 81 था, ठीक था, तब भी मैंने उसमें बहुत गलती की थी। तो कहने की ये कोशिश कर रहा हूं इतनी गलतियों के बावजूद भी इतना मार्क्स मिल जाए बहुत है। तो मैं क्या कह रहा हूं, मार्क्स आपके उस चिली के राजधानी और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का से मार्क्स नहीं मिलेगा, मार्क्स मिलेगा आप कैसे अपनी बात को कहते हैं। नहीं भी आता है तो उसको कैसे कह रहे हैं, कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे,
आपके आपके बॉस ने कहा कि इसको जेल से छोड़ दो तुम, तो मैं उसको ना मना करने के लिए भी हमें हिम्मत है क्या? और मैं उसको कैसे मना कर रहा हूं? आप क्या बोलेंगे? यदि आप एक अच्छे इंसान हैं तो आप रेस्पेक्टफुली कहिएगा कि सॉरी सर, ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, या आप मेरे को इसको लिखित दीजिए, ऐसा ही कुछ बोले। तो आप भी वही देखना चाह रहा है कि इसको नहीं आता है तो ये नहीं बोलने की क्षमता रखता है या झूठ मूठ का आंसर खोज रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं, नहीं भी पता है फिर भी फालतू का आंसर इधर उधर का देना, उससे क्या होगा? आपका समय खराब होगा। तो अपना समय मत खराब कीजिए। सिंपल सा, सॉरी सर मुझे नहीं आता। हाँ, लेकिन ये तभी आप सॉरी बोल सकते हैं जब फैक्ट वाला क्वेश्चन, लेकिन जहां सिचुएशन वाला क्वेश्चन होगा वो आपको आंसर करना होगा, वो हम लोग आगे की क्लासेस में लेंगे। क्लियर है? क्लियर है? इससे बोर्ड पे पीडीएफ लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग आगे आने वाले क्लास, तो हमारा एक पहला हम लोग बात कर रहे थे, कहां लगा हुआ है? अच्छा, तो हम लोग, आपको एक डॉक्यूमेंट मिला होगा, ठीक है, हम लोग अलग अलग पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कि भाई क्लास 10th पे, 12th पे, ग्रेजुएशन पे, पोस्ट ग्रेजुएशन पे हम एकदम जीरो से चलेंगे। आपके स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या है, तो एकेडमिक साइड को पूरा डील करेंगे, ठीक है। एकेडमिक साइड को डील हो गया तो फिर जॉब में गए आप, तो जॉब में क्या हुआ उसकी पूरी कहानी को डील करेंगे। फिर हॉबी क्या है उसको पूरा डील करेंगे। फिर आपके बैकग्राउंड से क्वेश्चन क्या आ सकता है उसको पूरा डील करेंगे। फिर करंट अफेयर से क्या हो सकता है। तो यही हम लोगों ने पहला सेशन 1 to 6 में हमने बताया क्या क्या हम बात करेंगे। फिर हम लोगों ने सेशन 7 से 8 में क्या क्या बात करेंगे हॉबीज पे, तो अलग अलग हॉबी की हम लोग अलग अलग बातें करेंगे। फिर 9 से 10 में हम लोग स्टेट ऑफ बिहार से भी क्वेश्चन क्या आ सकते हैं उस पर पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर 12 में हम लोगों ने जॉब प्रोफाइल पे क्या बात कर सकते हैं, और इसी तरह करंट अफेयर पे, न्यूज़पेपर पे, तो टोटल करीब 13 से 14 क्लास में लूंगा, और उसमें हर एस्पेक्ट पे हम लोग बात करेंगे। और उसी में हम लोग बच्चों से भी बीच बीच में हम आपको दिखाएंगे इंटरव्यू, एक एक बच्चे को बैठा देंगे, अब इसका इंटरव्यू हम लोग 15 मिनट सब मिलके लेंगे, देखिएगा। फिर तो क्या होगा, आपको उसकी गलती से आप भी सीखिएगा। क्लियर है? तो हम लोग इसमें फिर हम हर बच्चे के साथ एक एक बार बैठेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि उसकी वीकनेस कहाँ है, स्ट्रेंथ कहाँ है। स्ट्रेंथ है तो अच्छी बात है, मेरा ड्यूटी कहाँ होगा, वीकनेस फाइंड करना। क्लियर है? और फिर हम लोग 2 मॉक लेंगे आपको, ठीक है। यही हमारे प्रोग्राम में पूरा है, और उसी को हम लोग अच्छे से करेंगे। रिजल्ट आज आने दीजिए। अब रिजल्ट के बाद हम लोग इसको एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड करके आपको शेड्यूल दे देंगे। एक तो दे ही दिया है बुकलेट में, क्या क्या डेट होगा उस दिन हम आपको बता देंगे। लगातार ही हर दिन ही चलेगा, क्योंकि उसके बाद समय हमारे पास होगा नहीं। क्लियर है? अब आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, प्लीज हमसे ले लीजिए, 10 मिनट है हमारे पास। आपके कोई स्पेसिफिक डाउट हो या क्वेश्चन हो इसके बाद भी तो पूछिए खुल के। अरे भाई, हाँ हाँ, सबसे क्वेश्चन पूछ सकते, आपके लाइफ के बारे में कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते। आपने कोई ऐसी बात कह दी और ये आप चाहते हैं कि प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछे, तो आप अपने टेल मी अबाउट योर सेल्फ में बताइए, ठीक है। लेकिन यदि आप अपने उस प्रोफाइल में लिखे हैं तो उससे पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। सर अपने बारे में बताने में हम क्या करना चाहते हैं, जैसे मेरा कोई ड्रीम है स्पेसिफिक, इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। करिए, लेकिन तैयार रहिए, उस पर क्वेश्चन आएगा। बोले मैं हीरो बनना चाहता हूं, तो बोले फिर यहां क्यों आए, तो इसको आंसर करने के लिए तैयार रहिए। बोले नहीं सर 15 साल ये काम करूंगा फिर हीरो बनूंगा। बोलेगा नहीं तब तो तुम्हारी एज खत्म हो जाएगा, हीरो हीरो कहाँ रहे। बोले नहीं 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 नहीं, फिर से गुंडा बनेंगे। तो तैयार रहना होगा। या फिर कहेगा हम पॉलिटिशियन, हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो बोले प्रधानमंत्री बनाना, लेकिन तुम तो ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हो जी। तो इसका मतलब तुम पॉलिटिकल अपना कनेक्शन ढूंढने जा रहे हो। तो हम ऐसा भी कुछ ना बोले, जो हम वही बोल रहे, हमको हीरो नहीं बनना है, हमको सुपरमैन नहीं बनना, हमको बॉन्ड नहीं बनना है। कहाँ? इंटरव्यू।
जैसे आप बताइए क्या ड्रीम बोलना चाहते हैं? एनवायरनमेंट के ऊपर काम करने का। ठीक है, तो आप इस बात पे, लेकिन इसके लेकर आपने आज तक कोई काम किया है? जी सर। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो आप बताइए इन्वायरमेंट पे काम। अब आपसे मैं फिर सवाल पूछूंगा, अच्छा इन्वायरमेंट के लिए जो कानून भारत देश में बना, पहले बताइए कौन सा अनुच्छेद इन्वायरमेंट के बारे में बताता है? भी बात करता और सर। ज्यादा बात कौन करता है? डीपीएसपी में अब अभी बोलने दीजिए। हाँ, डीपीएसपी में सर कौन? आर्टिकल में कोई याद नहीं आता। बस यही गड़बड़ी है, सारा कहानी यहीं आके खत्म हो गया कि तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो और तुमको जो अनुच्छेद है वो पता ही नहीं। तो यहां क्या दिखता है कि तुम बस नाम के लिए, क्योंकि जो व्यक्ति पर्यावरण के बारे में बहुत ज्यादा पैसिनेट है उसको सब पता होगा, मतलब बेसिक तो पता। तो हम यही बात बताना चाहते हैं, आप बोलिए, लेकिन उसके बारे में जितनी बेसिक बातें हैं, अनुच्छेद, ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में और कहां कहां बात किया गया, कब कब कानून आया, कौन कौन से एक्ट हैं, हमारी उसकी समस्या क्या है, रिसेंट इशू क्या है, अभी पॉल्यूशन वहां एक बड़ी समस्या है, उसको ठीक करने के लिए बताओ वहां पे क्या क्या हमारा नियम चल रहा है, वहां पे हमारा भी क्या क्या चल रहा है बताइए। दिल्ली की पॉल्यूशन की सॉल्यूशन के लिए सरकार ने पहले क्या क्या व्यवस्थाएं बनाई हुई थी? वहाँ पे पंजाब में सर उन्होंने पहले तो सीजन्स को चेंज करना चाहा सर। हमने कहा दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या क्या बनाया था? सर तो ये दिल्ली का पंजाब से अफेक्टेड रहता सर, वो पराली जलाने के कारण। ठीक है, सर, और वहाँ पे सर फिर व्हीकल्स का इलेक्ट्रॉनिक के लिए। हाँ, हम ये सुनना चाहते हैं। हाँ सर ये भी। अब ग्रैप पूरा बताओ हमको क्या है भाई। हम अब एक मिनट, आप बताइए हमको पूरा क्या है ग्रैप। तो इसमें लेवल होते हैं 1 से लेकर 5 अरे वो आपको तो याद है, हम इनको तो आप जब ये बात कहिएगा तो हम ये सारे क्वेश्चन, फिर बोलेगा यार तुम फालतू बोल रहे हो, ड्रीम कहाँ है तुम्हारा, ये तो मन ऐसे ही कर लिया। अरे हम आपकी बेइज्जती नहीं कर रहे, हम आपको बता रहे। वो इंटरव्यूअर क्या सोचेगा, हाँ बताए अनुच्छेद तुरंत बता दिए, फिर एक्ट बता दिए, ग्राफ एकदम फट से चालू हो, सर 1 से 5 तक है, ये ठीक है, लड़का करेगा कुछ। अब बोले ड्रीम है और बेसिक पता नहीं है। हम तुम्हारे नॉलेज से ही पता कर पाएंगे ना कि तुम कितना पैसिनेट हो, हम कैसे पता करेंगे भाई? कोई मशीन तो है नहीं हमारे पास कि इसमें बैठो, हाँ पर्यावरण का बताओ, तुम ड्रीम है ये मशीन बता, ऐसा तो कोई मशीन है नहीं। मशीन आपकी बातों से ही हमको पता चलेगा, समझ में? मैं कहता हूं मैं क्रिकेट का बहुत फैन हूं, क्रिकेट बहुत देखता हूं, तो पूछेगा भाई अभी मैच हुआ था उसमें बताओ विराट कोहली का कौन सा शतक हुआ था? सर मैं विराट कोहली का फैन हूं। अच्छा बताओ कौन सा शतक था? बोले अब याद ही नहीं है, मैं फालतू ये फैन नहीं है। जो फैन होगा वो पूरा एकदम करेगा। तो इसीलिए मेरा कहना है जो बोलिए आप, बोलने के लिए आपको पूरा अधिकार है, लेकिन उसे क्वेश्चन पूछने का अधिकार आप उसको दे रहे हैं, उसके लिए तैयार रहिए। और वो क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूं, यदि मैं इंटरव्यूअर रहूंगा, और मेनली इंटरव्यू ऐसे ही होते हैं, वो आपको हमेशा बेसिक पे बेइज्जत करेगा। बेसिक पे जब कोई लंबा लंबा बोलता है ना, या कोई भी चीज, कोई यूनिक बात कहा, जैसे उन्होंने कहा पर्यावरण, तो हमने सबसे बेसिक सवाल क्या पूछा? अनुच्छेद। क्योंकि जब जब एकदम जीरो पे उसको मारोगे ना, तो अपने आप उसका पूरा सिस्टम हिल जाएगा। अरे ये तो बेसिक सवाल ही गड़बड़ कर दिया हम। अब उसका दिमाग एकदम खराब हो चुका अंदर से। भारी पूछ दिया नहीं है तो ये तो बहुत भारी क्वेश्चन था, लेकिन जब उसको आसान क्वेश्चन पे आप करोगे, और 99% मेरे एक्सपीरियंस में हमने देखा है कि सबसे आसान क्वेश्चन पे वो डिफॉल्टर होता है। समझ गए? जैसे मैं उस कैट के वाले मॉक में पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कुछ लंबी लंबी दिया होगा, तभी उसने मुझसे पूछा बता बेटा नीतीश कुमार किस, अब हम बता नहीं पाए होंगे, हुआ होगा ऐसा। समझ में? तो हमेशा आपके बेसिक पे वो चोट करेगा, इसलिए कुछ भी बोलिए बेसिक को तैयार करके चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मूवी देखना पसंद है, बोलेगा अच्छा मूवी देखना बहुत पसंद है, देखिएगा क्वेश्चन कैसे फंसाता है हमको। हमने कहा मूवी सर देखना पसंद है, बोला अच्छा, तो हम मॉक में फंस गए, ठीक है, लेकिन उससे एक्सपीरियंस मिला।
बोला अच्छा मूवी देखते हो तुम, अच्छा ठीक है, तो तुम्हारा यही फेवरेट काम है, तो तुम सच बोल रहे हो ना? हाँ सिर्फ सच बोल रहे हो। कितना मूवी दिन में देख लेते हो? अब हम तो लंबी लंबी दे दिए, सब दिन में 1 से 2 मूवी तो देख ही लेते हैं। कह रहा है 1 से 2 मूवी, तो एक मूवी 2.5 घंटे का, तो 2 मूवी 5 घंटा। तो बोला 5 घंटा तुम ये काम करता है तो पढ़ता कब है जी? ठीक है, अब हमको ट्रैप करता चला गया। ठीक है, इसका मतलब कि तुम दिन में 2 मूवी देखता है, एक मूवी भी तुम देखता है तो साल में 365 मूवी देखता है। चलो हमको तुम 50 मूवी का नाम बता दो। जब आपसे पूछेगा तो नाम ही याद नहीं है। समझ में? तो इसीलिए ऐसे किसी ट्रैप में जब हमको एक्सपीरियंस मिला, फिर दूसरे इंटरव्यू में गए तो उसने हमसे पूछा, तो हम पहले से सीख चुके थे। बोले नहीं नहीं सर, मूवी देखने का ये मतलब नहीं कि मैं डेली मूवी देखता हूँ, बट जब जब ऐसा लगता है कि समय मिला है तब तो मैं मूवी देख लेता हूँ। बोले समय कब कब मिलता है? सर 7 दिन 10 दिन पे एक मूवी कभी कभी देख लेता हूँ। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए क्या, ज्यादा बोल के आप क्या होइएगा, फंस जाइएगा। क्लियर है? कौन कौन जानकारी सामने वाला के पास होता है, उनके पास आपके पास नाम और आपके पिताजी का नाम और आप कहां से आते हैं, वो नाम छोड़ के आप उसकी इंफॉर्मेशन बाकी सब है उसके पास, वो पेज हटा देते हैं। ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके। हाँ मेंस का जो मार्क्स होता है नहीं नहीं, मेंस का मार्क्स नहीं होता। मेंस का मार्क्स उसके पास क्यों होगा? सर बहुत बोलते जगह हैं कि बोला खाली जाता है, कोड होता है उनके पास। नहीं नहीं ऐसा नहीं। सर बहुत जगह बोला जाता है कि अपने जिला को तैयार करके जाइए करिए, तो हाँ जिला को तैयार कीजिए। सर तो पता ही नहीं है कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो मान ले वो पूछ दिया तो आप क्या कहिएगा? फलाना कहे थे कि मत तैयार कीजिए। हम कह रहे हैं पूछ दिया, या आपसे इसी तरह कह दिया कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट से क्या सीख कर यहां इंप्लीमेंट कीजिएगा। इनडायरेक्टली आपसे पूछता है तो आप बताइएगा हमारे डिस्ट्रिक्ट में फेमस है, ये फेमस है, ये फेमस। डिस्ट्रिक्ट से डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है ना, नाम से, पिताजी के नाम से और आपके बैकग्राउंड से उसको डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट से डिस्क्रिमिनेशन क्यों होगा? डिस्ट्रिक्ट से किसी को डिस्क्रिमिनेशन हुआ है क्या? ना। इसलिए डिस्ट्रिक्ट इज नॉट अ प्रॉब्लम, डिस्ट्रिक्ट आपको तैयार करना ही चाहिए। देखिए क्या होता है और नहीं होता है, मैंने जो मेरी बात हुई मैं वो बता रहा हूं। जो इंटरव्यू में बैठे और अभी 3 लोग जो यूपीएससी के इंटरव्यू में बैठते हैं और 2 बीपीएससी में, उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने यही कहा कि ये 3 को छोड़ के बाकी सब होता है। होगा नहीं तो फिर क्या क्या हम पूछेंगे? इसीलिए वो खुद चेयरमैन बोलेंगे ये छोड़ के हमको बाकी चीज बताओ। लेकिन हम कह रहे हैं या नहीं है, हम झूठ क्यों बोले? मेरा बस इतना ही कहना है। आप यही कह रहे हैं ना कि इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम झूठ बोल देते हैं। मेरा कहना है झूठ किसी भी कंडीशन में हम लोग नहीं बोलेंगे। उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो हम बैठ के बात करेंगे। समझ में? बहुत लोग का गैप होता है तो कहीं उसमें झूठ बोल देगा ये किए नहीं नहीं, गलत नहीं बोलना है, फंसते चले जाएंगे। हम उसका एक अच्छा सॉल्यूशन निकालेंगे। हर व्यक्ति का अलग अलग है प्रॉब्लम, हम अलग अलग सॉल्यूशन निकालेंगे। क्लियर है? और कोई क्वेश्चन? मैंने कहा ना उसके 20 क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, एकदम बेसिक से जो 20 टॉप क्वेश्चंस हो सकते हैं जहां मिनिमम आपको पता होना ही चाहिए। 20 से 22, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आप सबसे ज्यादा समय फिर बर्बाद नहीं है तो आप बोल दीजिए नहीं पता, ऐसे बात खत्म हो गई। ऑप्शनल का तो आपका अब क्या हो चुका है, कंपल्सरी है नहीं। ठीक है, ऑप्शनल में भी टॉप 20 क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, मैं तो इसी फॉर्मूले से चलता हूं, 20 से 22 क्वेश्चन। ठीक है, अब वो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैथमेटिक एक सवाल है, मैथमेटिक एक सब्जेक्ट है, उसे क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? आप कहोगे सब सब्जेक्ट पढ़ने बैठ के उसके चैप्टर तो मर ही जाएगा आदमी, तो आप कहा बस 5 मिनट क्या होना चाहिए? तो पहला कि मैथमेटिक्स, तो बिहार के 3 मैथमेटिशियन का नाम पता होना चाहिए, उनका क्या काम रहा है। भारत के टॉप 3 मैथमेटिशियन क्या हैं जो उनके नाम पता होने चाहिए, उनके काम पता होना चाहिए। विश्व के 2 से 3 मैथमेटिशियन का नाम पता होना चाहिए। फील्ड अवार्ड होता है मैथमेटिक्स का, नोबेल पुरस्कार, उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, फिर
आपको पूछेगा क्या मैथमेटिक्स से बच्चों को क्यों डर लगता है, फिर और क्या सवाल हो सकता है, तो फिर पूछ देगा शून्य की खोज कहाँ हुई, ठीक है, या मैथमेटिक्स पे जो किताबें हैं उसका नाम पूछ देगा, या तो देखिए अभी भी मुश्किल से 5-7 ही क्वेश्चन बन पाए हैं ना, ऐसे ऐसे करके 20 सवाल बनेंगे, उससे ज्यादा सवाल नहीं बनेगा। आप यदि सचमुच पेपर पेन लेके बैठिएगा तो 20 सवाल से ज्यादा आपको दिखेगा ही। मेरे साथ बैठिएगा, हम बता देंगे। क्लियर है? और कोई सवाल? डन? हाँ, भैया 3 हिस्ट्री तैयार है, वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़ दीजिए, नहीं आए सॉरी सर नहीं पता है। अब एक क्वेश्चन के लिए या 2 क्वेश्चन के लिए आप पूरा डेडिकेट तो नहीं कर सकते वर्ल्ड हिस्ट्री पे ना, और ये क्या गारंटी है कि जो आप पढ़े जितना पढ़े उतना मोड़ देना। हाँ, मोटा मोटा वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में 8-10 सवाल देख लीजिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1, 2, 3 कब हुआ है कि इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक में भी पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, मोटा मोटा डेट देख लीजिए, बस कारण क्या था, दैट्स ऑल। क्लियर है? सब पढ़ने जाइएगा तो 15 दिन में पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल, आप परेशान हो जाइए, ठीक है। और जिस देश जाना नहीं है उस देश लेके ही क्यों जाना उनको, सिंपल पहले बोल दीजिए सॉरी सर नहीं आता। नया क्वेश्चन पूछो यार, दुनिया भर में इतनी चीजें आई हैं, पूछो कहां तुम वर्ल्ड हिस्ट्री के पीछे पड़े। डन है? मार्क्स आपके अंदर का जो आत्मा है उसी को मिलेगा, बहरूपियों को नहीं, ठीक है। आपके अंदर का जो अच्छा मानव है उसी को मार्क्स मिलेगा। और आप सोचिएगा क्या मेरे अंदर के मानव को पहचान लेगा? 2000% मैं ही पहचान लूंगा तो हमारे बाप दादा है, एकदम एक्सरे की तरह पहचान लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं 5 से 7 मिनट के अंदर मैं आपके बारे में सब बता सकता हूं। आप मुंह खोलिएगा आपके बारे में पता चलने चालू हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत सारे बच्चों से मिले हैं, हम उनका इंटरव्यू लिए हैं, हम खुद इंटरव्यू दिए हैं, समझ में। और कहिए सर आप ही में कोई अलौकिक शक्ति है कि आपको पता ना ना ना, आप भी जब इंटरव्यूअर की तरह बैठ जाइएगा इधर और 20-30 लोगों का इंटरव्यू ले लीजिएगा तो आपको भी पता चलने लगेगा, क्योंकि आप बोर्ड के दूसरे साइड है। क्लियर है? क्योंकि दूसरी क्लास है तो इसलिए मेरे को अब यहीं पे रोकना होगा। मैंने ये सारी सेशंस ले ली, ये आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, ठीक है, हर का रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा ताकि आप उसको देख सके। और अब नेक्स्ट क्लास अब रिजल्ट के बाद ही होगा, ठीक है। कब आएगा नो गारंटी, क्योंकि क्या है ये बिहार है, बड़े बड़े लोग फेल हो गए, पीके से लेकर अपोजिशन से लेकर सब फेल हो चुके हैं। तो बिहार में सब चीज क्या है, भगवान के भरोसे छोड़कर चुपचाप अपने कर्म में लग जाइए। रिजल्ट कब आएगा छोड़ दीजिए। डन? चलिए, ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। हम लोग मिलते हैं। कल मैं नहीं रहूंगा, ठीक है, कल मैं नहीं रहूंगा, कल मेरा मैरिज एनिवर्सरी है तो कल मैं दिल्ली जाऊंगा, ठीक है। परसों शाम से मैं अवेलेबल रहूंगा, इस बीच में रिजल्ट आ जाए तो फोन पे मैं अवेलेबल रहूंगा, लेकिन इंस्टीट्यूट में मैं 8 तारीख से अवेलेबल हूँ। क्लियर है? डन? नहीं, थैंक यू सो मच, ठीक है। 5 साल हमने 5 साल भी मैं पटना में रह के, क्योंकि मेरी शादी 2020 6 दिसंबर को हुई और अब 5 साल 25 पहुंच गए और तब मेरा जॉब लग गया तो मैं पटना में आ गया। तो ये थोड़ा सा क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स हो गया है, तो देखते हैं कब तक सरकार चल पाती है, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं। वो कुछ आज आप सीखे होंगे।